तो सारा कवर कर लिया था। ऑप्स का जो है वो हमने एनीमिया का कवर कर लिया था, और क्या क्या रह गया था? मैम तकरीबन हो गया था, इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड थोड़ी बहुत क्यूरीज थी शायद, बाकी हो गया था। हाँ, काफी हो गया था ना। इन्वेस्टिगेशंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट असूल है। देखो, एग्जाम के अंदर हमारा सिनेरियो होता कैसे है? पहले आधा घंटा होता है आपके पास, उसमें आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन सारा करना होता है। उसके बाद आपने उसी आधे घंटे में एग्जामिनर से इन्वेस्टिगेशंस मांगनी होती हैं। तो वो जो आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन है, आप अपना हिसाब किताब इस तरह रखोगे कि एटलीस्ट 20 मिनट्स में रख लो कि आपका कवर हो जाए हिस्ट्री एग्जामिनेशन। अगर कोई किसी पेशेंट की हिस्ट्री लंबी भी हो जाती है तो चलो मैक्सिमम, मतलब यू शुड हैव एटलीस्ट 6-7 मिनट्स, ताकि आप उसमें इन्वेस्टिगेशन मांग लो। और एंड पे अगर 3-4 मिनट हो आपके पास सोचने के, लाइक समराइज करने का केस, या उसको एक कंपाइल करने का, या उसके रिस्क फैक्टर्स अलग करने का, तो बहुत अच्छा हो। तो इसमें जो बेस्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही होती है कि पहले 20 मिनट आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए, अगले 5 मिनट में या 6 मिनट में आप एग्जामिनर से इन्वेस्टिगेशन मांग लो, एंड पे कोई 4 या 3-4-5 मिनट आपके पास बच जाए टू कंपाइल योर सेल्फ। बिकॉज जब बेल बच जाएगी तो आपने डायरेक्ट हिस्ट्री बोलना शुरू कर देनी है। तो अगर आपने अपना केस कंपाइल किया होगा, स्पेशली अगर आपने रिस्क फैक्टर्स वगैरह उसके किए होंगे इकट्ठे, तो वो आपका आगे फर्दर मैनेजमेंट, अगला जो आपका आधा घंटा है वो बहुत अच्छा गुजर जाएगा, अगर पहला आधा घंटा आपने कुलमंदी से गुजारा है, इन अदर वर्ड्स। तो उसमें यही होता है कि जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हो तो आपने खुद से अपने माइंड में कर लेना है कि आपने किस step, जैसे जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो इट वाज मेनी इयर्स बैक, लेकिन आई थिंक ये कितना बुरा तरीका नहीं था, क्योंकि कुछ पेशेंट्स की हिस्ट्री बहुत लंबी हो जाती है। तो अब बायोडेटा, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस तक तो आपको पेशेंट की बात सुननी है बड़े गौर से, और आपने हर चीज रजिस्टर भी करनी है, कोई चीज मिस भी नहीं करनी। उसके बाद अगर तो ऑप्स की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है तो उसी में ऑप्स की हिस्ट्री भी शामिल कर दो, लेकिन पास्ट गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, वो सारा कुछ जो है ना, आप साथ साथ एग्जामिनेशन कर सकते हो, साथ साथ वो सवाल अपने याद कर सकते हो। यहाँ तक कि हमने तो इतनी भी प्रैक्टिस की होती थी कि हमें ये भी पता होता था कि जब हम एनीमिया देख रहे हैं तो कौन सा सवाल पूछना है, लाइक इस हद तक। बिकॉज वहां पे तो आपका माइंड नहीं काम कर, वहां पे नहीं आप सोच सकते हो कि आपने फैमिली हिस्ट्री में अब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज पूछी है या क्या क्या कुछ और पूछा है। तो आपको इस हद तक भी अगर आपके रिफ्लेक्सेस बने हुए हैं कि एग्जामिनेशन में किस किस स्टेप के साथ आपने कौन कौन सी हिस्ट्री पूछनी है, तो ही टाइम मैनेजमेंट बेस्ट हो जाता है। बिकॉज अगर वहां आपको ग्रेविडा 11-12 मिल गई है तो आपने उसकी ऑप्स की हिस्ट्री भी कवर करनी है, और आपने साथ में उसका बाकी की हिस्ट्रीज भी करनी है और एग्जामिनेशन भी करनी है। तो वो फिर काफी लंबा काम हो जाता है, तो उसके उसको 20 मिनट में कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर गायनी का केस है जिसमें आपने स्पेकुलर पीएस से लेके हर चीज अगर करनी है, तो वो बड़ा वो फिर आपके लिए फिर हाथों खुल जाते हैं अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक ना हो। तो ये तो एक बेसिक चीज है आपका वाइवा ठीक करने के लिए कि टाइम मैनेजमेंट ठीक हो। उसके अंदर ये होता है कि ऑब्वियसली देखो, जो हमारा होता है ना जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, और हमारी जो बाकी की हिस्ट्री है अदर देन एचओपीआई और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, जो बाकी की हिस्ट्री और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, वो तो हर पेशेंट में एक जैसा है। ऑल्दो उसके हर स्टेप की बहुत इंपॉर्टेंस है। व्हेन यू आर पैल्पेटिंग फॉर द लिम्फ नोड्स, तो आपकी मूवमेंट वाकई इतनी ठीक होनी चाहिए कि यू आर रियली पैल्पेटिंग फॉर द लिम्फ नोड्स, एंड यू रियली नीड टू चेक, अगर कोई लिम्फ नोड इनलार्ज है तो यू शुड नो एग्जैक्टली कि आपने पेशेंट को रेफर कहाँ करना है। ठीक है। तो लेकिन आपके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे बनने चाहिए कि आप जब एग्जामिन जनरल फिजिकल कर रहे हो तो आपने उसके साथ साथ हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या क्या पूछनी है। बिकॉज उसके सवाल तो आपके हर एक में एक जैसे हैं कि पास्ट फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, वो सारी तो हर एक में एक जैसी है, एक जैसे सवाल पूछने हैं। उसमें कोई पॉजिटिव चीज मिलती है तो वो जरूर रजिस्टर करना है। आप उसी वक्त लिख भी सकते हो कि इसके फॉर एग्जाम्पल कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनोमलस बेबीज हैं एंड इट वाज अ कजन मैरिज, तो एक सिग्निफिकेंट बात है। ऑल्दो ये चीज आप कवर कर दोगे एचओपीआई में भी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो एचओपीआई में वैसे भी कवर कर लोगे। जो आपका हो जाता है ना स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, जैसे कि ऑप्स के अंदर पीए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, या फिर गायनी के अंदर स्पेकुलम एग्जामिनेशन और वेजाइनल एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली एब्डोमेन से लेके सारा एग्जामिनेशन, वो चीज फिर उस दौरान बेशक यू डोंट नीड टू ओवरलैप विद द हिस्ट्री। ये अपना रिफ्लेक्सेस इस तरीके से बनाओ। 20 मिनट्स में हिस्ट्री एग्जामिनेशन कवर करना बड़ा मुश्किल काम है। ना तो आपके हाथ तेज तेज चलने चाहिए कि यू शुड नॉट मिस द फाइंडिंग्स, ना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि पेशेंट को लगे या एग्जामिनर को लगे कि आप सिर्फ एक प्रोटोकॉल पूरा करने के लिए कर रहे हो। नो, आप वाकई में उसे एग्जामिन कर रहे हो, आपने वाकई में उसकी सारी हिस्ट्री कवर करनी है। वो अब यही तो चीज सारी प्रैक्टिस की है।
अब मेरा ख्याल है आप लोगों के एग्जाम जो भी पोस्टपोन है, इफ यू गेट टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल, तो बेसिकली तो अब ये वाइवे की तैयारी तो है ही सारी है कि आपके इतने सही रिफ्लेक्सेस बने हो कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि पहले 20 मिनट में आपने परफॉर्म क्या करना है, कितने काम रह के आपने करना है। वो तभी होगा जब आपने इसी तरह ही प्रैक्टिस किया होगा। जो भी आप लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं, एटलीस्ट 2 या 3 का, जो भी जितना भी आप लोगों का ग्रुप है, आई होप यू आर डूइंग इट इन ग्रुप स्टडीज। नहीं भी अकेले भी हो तो अभी फिलहाल अकेले भी अगर एक काम करना है तो पहले तो ये तो रिफ्लेक्सेस बनाने हैं कि आपने कितना सही एग्जामिनेशन के साथ क्या क्या सवाल पूरे करने हैं हिस्ट्री के, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक हो। 20 मिनट्स पूरे होने के बाद जब आप जाके एग्जामिनर की कुर्सी के सामने बैठोगे, दीज आर फ्यू थिंग्स, वो टाइम ऐसे होते हैं कि वहां पे आपका अकल नहीं चल रही होती, अब वहां पे सिर्फ रिफ्लेक्सेस काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग, आप लोगों में से भी, हम सारे इस सिनेरियो को देख के आए होते हैं एग्जाम के, जो जिन जिन की सेकंड अटेम्प्ट है या मोर देन फर्स्ट अटेम्प्ट है, उन सबको इस सिनेरियो को पता है। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको तो वैसे ही बड़ा फेयर है, उसको तो ये सारा सिनेरियो पता होना और भी जरूरी है। कि जब आप उन दोनों एग्जामिनर्स के सामने जाके बैठते हो और आपको पता है कि वो जो आपका टाइम पास हो ही जा रहा है, घड़ी वो चलती जा रही है आगे, एंड यू 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 और आपके पेशेंट को उस वक्त फॉर एग्जांपल पीआईएच भी है, अनीमिया भी है और थायराइड भी है, यू कैन नॉट मिस अ सिंगल इन्वेस्टिगेशन। अगर मैंने आपको बताया कि जब आपका वाइवा स्टार्ट होगा पहले 11 मिनट का, तो वो अगर आपका स्टार्ट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर डायबिटीज का केस है, शुगर कंट्रोल से वो बात शुरू कर लें तो वो बेहतर है, इंस्टेड के वो आपसे बात शुरू करेंगे आपने फलानी इन्वेस्टिगेशन क्यों मांगी और क्यों नहीं मांगी, और आपने फलाना सवाल क्यों किया और क्यों नहीं किया। ह्यूमनली नहीं पॉसिबल ना, एग्जाम में जाके इस तरह का सिनेरियो बना होता है कि इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप वहां पे बैठ के सोचो कि मैंने इन्वेस्टिगेशन क्या क्या मांगनी थी। वहां पे बैठ के आपका सिर्फ वही काम से होगा जो कि आपके फिंगर टिप्स पे होगा, यानी कि बेसलाइन कोई मिस नहीं करने की गुंजाइश। आपको एग्जैक्टली exactly पता हो कि आपके अगर मरीज को डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो आपने स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन से आगे क्या चंद एक इन्वेस्टिगेशन और मांगनी है, और अगर उसके अंदर एनीमिया भी है तो एग्जैक्टली exactly क्या मांगनी है। ये प्रैक्टिस एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है ऑब्वियसली। इसकी एक और भी छोटी सी टिप है कि डेली का आप लोग जो है ना, ये डेली की प्रैक्टिस है। रोज आना सुबह जितने भी बजे आप उठते हो 1 घंटे का टाइम रखो, अगर वो घंटे का टाइम नहीं है तो 1 घंटा पहले उठ जाओ। 1 घंटे का टाइम आपने रखना है डेली का। आपने ऑब्वियसली सबने लिस्ट बनाई होती है पॉसिबल टॉपिक्स की वाइवे की, कि ये 15 टॉपिक ऑप्स के हैं, ये 15 टॉपिक गायनी के हैं, मरीज को इनमें से ही कुछ होगा, ऑल्दो एवरी अदर पेशेंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। हम यहाँ पे अनलिमिटेड किस्म का कोर्स कर रहे हैं, हर रोज हर क्लास में एक डिफरेंट ही केस प्रेजेंट होता है। इस पे तो मुझे लगता है कि जितनी भी ज्यादा वीडियोस बनेंगी वो बनती ही चली जाएंगी, बिकॉज हर पेशेंट दूसरे से डिफरेंट होगा, वी ऑल नो दैट। अब किसी को कुछ मसला होता है, फिर किसी के सिनेरियोज और होते हैं, फिर पेशेंट्स विशेस और होती हैं उसकी, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट एग्जाम डिफरेंट मैनेजमेंट्स होती हैं, तो वो सारा कुछ। तो लेकिन स्टिल वी नो कि 15 अगर केसेस ऑप्स के आ गए, 15 गायनी के आ गए, उन सब की आपने डेली की रिवाइज करनी है कि ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है, अदर देन दिस इस टॉपिक में मैं क्या क्या मांग सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेसलाइन तो ऑब्वियसली मिस करने की गुंजाइश ही नहीं है, उसका कुछ भी किसी भी तरीके से आप याद कर लो कि ये तो ये है ही, बिकॉज वहां पे जाके आप ये नहीं याद कर सकते कि अच्छा मैंने हेपेटाइटिस बी और सी मांग लिया तो यूरिन कंप्लीट मांगना भूल गई हूँ, या मैंने ब्लड शुगर ही मांगना भूल गई हूँ। भाई क्यों भूल गए? बेसलाइन तो आपको बगैर आपको सोए हुए भी कोई उठाए तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी आ जाती है इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टॉपिक कर लो कि अगर ऑप्स का केसेस है तो पीआईएच है, यू शुड नो एग्जैक्टली कि आपने पीआईएच के मरीज में क्या क्या मांगना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने उसके अंदर, वी ऑल नो जो पीआईएच सारी प्रोफाइल है, एलएफटीज आरएफटीज यूरिक एसिड, यूरिन एल्ब्यूमिन तो यूरिन कंप्लीट के अंदर ही आ गया, और उसके बाद आपने उसका फंडोस्कोपी, ठीक है ना, ऑल, और उसके बाद डेफिनेटली बीपी का रिकॉर्ड और मेडिसिन जो वो ले रही है, और इफ यू थिंक सीटीजी और वो सारा कुछ अगर चाहिए तो। लेकिन ये कुछ चीजें, अब ये ना हो कि वहां बैठ के आप सोच रहे हो कि अच्छा मेरे मरीज को पीआईएच है तो मैंने एलएफटीज आरएफटीज मांगे, यूरिक एसिड ही भूल गए। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है। फिर पीआईएच के साथ अगर उसको डायबिटीज भी है तो डायबिटीज और पीआईएच की ओवरलैपिंग है, लेकिन अगर खाली डायबिटीज है तो यू शुड नो एग्जैक्टली कि इसमें मैंने आरएफटीज मांगना है, इसके अंदर मैंने एलएफटीज की नहीं मांगना, राइट, बिकॉज शी इज नॉट हैविंग पीआईएच अगर पेशेंट को खाली डायबिटीज है। ऑल्दो अगर वो अलग बात है कि अगर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पे है तो आपने उसके अंदर फिर एलएफटीज आप मांग सकते हो, वो जस्टिफाइबल हो जाता है। फिर आपको पता होना चाहिए साथ में, ऑब्वियसली इसमें भी फंडोस्कोपी मांगेंगे। फिर पता होना चाहिए कि अगर क्रॉनिक डायबिटिक है तो फिर उसके अंदर आपके वो भी इम्पोर्टेंट ईसीजी भी मांग लो कार्डियक इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। देन अनीमिया, अनीमिया के लिए हम कई बड़ी दफा इन्वेस्टिगेशन डिस्कस कर चुके हैं। वो सारी इन्वेस्टिगेट अगर जहां पर उन्होंने इसी तरह जब बेसलाइन जब मांगना शुरू करोगे
ब्लड ग्रुप मांगा, ब्लड ग्रुप अगर पेशेंट का पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नेगेटिव है तो वहीं रुक के आप उससे क्या मांगोगे, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप। उधर ही उधर साथ साथ ये आपके ना रिफ्लेक्सेस होने चाहिए, ये रोज के रोज जब सुबह रिवाइज करोगे ना, फिर कहीं जाके इस तरह के रिफ्लेक्सेस बनेंगे कि एग्जाम में मिस नहीं करोगे। वरना दिमाग में इतनी टेंशन होती है कि अच्छा इस मरीज को तो ये है, देन यू कैन मिस एनीथिंग, आप उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिस कर सकते हो। तो जब अगर उसका ब्लड ग्रुप फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर दे देता है नेगेटिव, तो आप उसका वहीं पे रोक के हस्बैंड का ब्लड ग्रुप मांग लोगे। अगर तो हस्बैंड का भी नेगेटिव है, बात वहीं खत्म। अगर हस्बैंड का पॉजिटिव है तो जाहिर बात है उसका फिर आप फौरन से इनडायरेक्ट रूम्स टेस्ट वहीं मांग लोगे। अगर वो इनडायरेक्ट रूम्स टेस्ट नेगेटिव है तो बस ठीक है, बात तो वहीं खत्म। अदरवाइज ऑब्वियसली वो RH इनकम्पैटिबिलिटी की तरफ चला जाएगा केस। अगर वो वैसे ही नेगेटिव है तो वहीं वो ब्लड ग्रुप वाली चीज वहीं खत्म, फिर आप CBC मांग लोगे विद डेट। और CBC के अंदर आप हीमोग्लोबिन इन ग्राम्स पे डेसिलिटर, अगर हीमोग्लोबिन आपको अनीमिया की तरफ वो दे देते हैं तो वहीं पे रुक के आप उसके RBC इंडिसेस, पेरिफेरल स्मेयर और अनीमिया से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन मांग लोगे, सीरम फेरेटिन एंड HB इलेक्ट्रोफोरेसिस इफ यू फील लाइक। और फिर यहीं पे आप उसका मलेरियल पैरासाइट और साथ ही स्टूल पर कल ब्लड भी मांग लोगे, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से उसका कर लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कि फिर TLC, TLC के अंदर अगर आपको वो कुछ गड़बड़ दे देते हैं वहीं पे आप उसकी डिफरेंशियल मांग लोगे, प्लेटलेट का मांगोगे, प्लेटलेट के अंदर कोई मसला देंगे वहीं पे PTA PTT INR मांग लो, ठीक है। अगर नहीं दे रहे, नॉर्मल है, तो फिर आगे चले। इसी तरह हेपेटाइटिस प्रोफाइल मांगोगे, हेपेटाइटिस के अंदर BC मांग लोगे, अगर वो BC पॉजिटिव आ जाते हैं इनमें से कोई भी तो वहीं पे हम क्या मांग लेंगे, LFT। LFT ठीक है, हमारा मसला तो हल हो गया। अगर LFT डी रेंज है तो PTA PTT INR और लिवर एको टेक्सचर का आप अल्ट्रासाउंड मांग लोगे। अगर LFT ठीक नहीं है तो, अगर ठीक है तो फिर तो और कुछ नहीं मांगने की जरूरत। HIV की स्क्रीनिंग भी मांग लोगे साथ में। उसके बाद यूरिन कंप्लीट फॉर माइक्रोस्कोपी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या क्या मांगोगे। कोई बता दे जल्दी से, यूरिन में क्या मांग लेंगे। मैम प्रेजेंस ऑफ एनी ग्लूकोज, प्रोटीन्स, पल्सेस और ठीक है, नाइट्राइट्स। बिल्कुल ठीक है। देखो जब आप मांगते हो ना कोई भी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है आंसर इज राइट, लेकिन वही बात है कि जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को इतना ज्यादा ठीक करो कि कोई गुंजाइश ही ना रहे, वही 60 की जगह 70 80 के लिए तैयार करो ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे फेल होने की। तो व्हेन यू आर आंसरिंग एनी क्वेश्चन तो आप उस चीज से शुरू करो जो कि मांगने की सिग्निफिकेंस हो। जैसे इंस्टेड कि आप ग्लूकोज, यूरिन में ग्लूकोज ठीक है मांगोगे, बट उससे बेहतर नहीं है कि अगर आप पसल्स पहले मांग लो या फिर नाइट्राइट्स पहले मांग लो, ठीक है ना। तो आप वो करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप मांगोगे। तो यू विल आस्क फॉर पसल्स, नाइट्राइट्स एंड देन यू कैन आस्क फॉर प्रोटीन्स, फिर ग्लूकोज मांग लो। ग्लूकोज इन यूरिन इन प्रेगनेंसी ठीक है मांग लो, बट अगेन उसकी शायद इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी बाकी चीजों की है, तो आप वो मांग लोगे। अच्छा, और उसके बाद फिर ब्लड शुगर। अब ब्लड शुगर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस पेशेंट में आपने फास्टिंग मांगनी है और किस पेशेंट में आपने रैंडम मांगनी है, और किस पेशेंट में आपको चाहिए ही 6 लेवल्स हैं या किस पेशेंट में आपको HbA1c चाहिए। अगर तो सीधा सीधा केस है, डायबिटीज का ना जिक्र है, ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, ना कुछ है, तो जस्ट आस्क फॉर ब्लड शुगर रैंडम। अगर उसकी ब्लड शुगर रैंडम ही 92 या इस तरह आ रही है तो फिर तो और इस चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो डायबिटीज का केस है तो आप उसका शुगर लेवल को फिर 6 लेवल्स बाद में मांगोगे। अगर आप इसी तरह अगर कोई और ऐसा पेशेंट है आपको लिए HbA1c की सिग्निफिकेंस ज्यादा है तो फिर आप HbA1c पहले मांग लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलेंगे। उसके अलावा ये कि फिर एक ही चीज रह जाती है बेस लाइन के अंदर, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में यू शुड नो एग्जैक्टली कि डेटिंग स्कैन मांगना है, नॉर्मली स्कैन मांगना है, रीजन स्कैन मांगना है, या गायनी के अंदर कौन सा स्कैन मांगना है। तो ये तो बेस लाइन है। इसमें जहां पे जो चीज आ रही है वहीं पे वो चीज कवर करके आप आगे चलो। जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है, वहीं पे आगे चलो, ठीक है ना। वहीं पे पूछो LFT, खाम खा बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। PCR, एलाइजा, वो सारी चीजें हमारा काम नहीं है। वो मेडिसिन, जब हम मेडिसिन वालों को लेटर ऑन इन्वॉल्व करेंगे वो उनका काम है। हमारे लिए तो ये है कि अगर उसके LFT ठीक है तो हमारा तो वही मसला हल हो गया ना, ठीक है, तो वो हमने नहीं करना। अच्छा, उसके बाद फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, पहले बेसलाइन पूरी करके, बिकॉज बेसलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसलाइन में से कुछ मिस नहीं करना। अगर वो कल को यूरिन आप भूल जाते हो, पेशेंट को UTI था तो क्या आप उसको मैनेज नहीं करोगे। इसी तरह कहीं पे UTI आ जाता है आप वहीं पे उसका बाकी का मांग लोगे, कल्चर मांग लोगे या इस तरह, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
उसके बाद आप जब स्पेसिफिक स्पेसिफिक के अंदर इफ यू स्टार्ट विद पीआईएच, आई टोल्ड यू किस तरीके से मांगोगे। उसी तरह अगर आपके मरीज को डायबिटीज होगा, उसमें एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कौन सी कार्डियक पेशेंट है, एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपने उसके अंदर ईसीजी, एको और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स मांग लो, ठीक है ना। और मतलब एग्जैक्टली यू शुड नो। फिर ऑब्वियसली हर पेशेंट के अंदर मॉनिटरिंग चार्ट, ड्रग शीट, फीटल किक काउंट, सीटीजी, वो चीजें मांग लोगे। और अगर कोई कॉल वगैरह अटेंड हुई हुई है, यानी कि कार्डियक की अगर किसी की कॉल अटेंड हुई हुई है, या फिर मेडिसिन की रिगार्डिंग हेपेटाइटिस सी भी कोई कॉल अटेंड हुई है, तो वो मांग लोगे। अच्छा, उसके बाद जो है और जो है इसी तरह। अच्छा, अब डॉपलर कब कराना है, कैसे पता चलेगा एग्जाम के अंदर कि किस मरीज में डॉपलर कराना है, कोई बता दे। डॉक्टर अगर कोई क्रॉनिक हाइपरटेंसिव का पेशेंट है तो हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर से स्टार्ट करेंगे उसका लेना, और उसके बाद किसका पेशेंट है? अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन की पेशेंट हिस्ट्री दे रही है तो हम ठीक है, यूट्राइन ठीक है, आर्टरी डॉपलर बिल्कुल ठीक है, मांगेंगे पहले तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके और बाद फर्दर आगे अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर मांगेंगे, फर्दर उसकी जो फॉलो अप पे रखेंगे, सर्विलेंस पे रखेंगे तो। ठीक है। और डॉक्टर प्रीवियस टू होगी तो भी हम मांगेंगे डॉक्टर। प्रीवियस टू में क्यों? प्रीवियस टू होगी तो मोrbid adherence ऑफ द प्लेसेंटा पर जी जो है डॉक्टर। नहीं, प्रीवियस टू ना बोले आप, कहें कि अगर एंटीरियर प्लेसेंटा है विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, उसमें वाई, मतलब इस तरह नहीं, आंसर अपना ठीक करे ना। जी हर जी प्रीवियस डॉक्टर, टू में तो नहीं। नहीं नहीं, घर में नहीं डॉक्टर, अगर वो एंटीरियर होगा इसका प्लेसेंटा तो फिर हमें मांगना होगा, एक तो प्रीवियस टू में, आईयूजीआर में, और दूसरा हमारा अगर आईयूजीआर हाइपरटेंसिव है कैसे क्रॉनिक। पता चलेगा? देखो, एक सिंपल डॉक्टर सी अगर, मैं बात बताती हूँ, एक बात जी डॉक्टर। बताती हूँ, एक बात ये याद रखें। आई होप कि आप लोगों को, बिकॉज ऑनलाइन कई दफा मैसेज कन्वे करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक बात आपने ये याद रखनी है, एग्जाम के अंदर निशानी, एक टिप बता रही हूँ। डॉपलर आपने किस वक्त मांगना है? एक तो डॉक्टर साहिदा ने बिल्कुल ठीक बताया, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर चलो ठीक है मांग लो, वो तो बहुत नहीं, क्या उसकी अब 32-34 वीक्स पे आके। द थिंग इज के डॉपलर आपने तब मांगना है जब आपने एक तो जैसे डॉक्टर साहिदा ने बताया कि क्रॉनिक डायबिटिक या क्रॉनिक हाइपरटेंसिव में 28 वीक्स, और चलो 32 वीक्स पे एक तो डॉपलर करा लेंगे। वो तो हमें पता कोई नहीं कि वो क्रॉनिक है या नहीं, चलो ठीक है, हिस्ट्री में हमने उसको क्रॉनिक ही कंसिडर कर लिया, हमने करा लिया। लेकिन जो असल चीज है, जब भी आप एग्जाम के अंदर पेशेंट एग्जामिन करो और पेशेंट की फंडल हाइट आपको स्मॉल फॉर डेट लग रही है, तो आप उसका डॉपलर करा लो। बस एक ये इसकी सबसे बड़ी टिप है। पेशेंट ने बताया कि वो 32 वीक्स पे, फंडल हाइट आपको 28 वीक्स मिली है, यू नीड टू गेट द डॉपलर डन, यू डोंट नीड आईयूजीआर है या नहीं, वो चीजें तो बाद, वो तो डायग्नोसिस सब चीजों के बाद होता है ना। आपकी अगर फंडल हाइट आपकी डेट से मैच नहीं कर रही, आपके लिए डॉपलर बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। वो आप डॉक्टर, जस्टिफाई कर सकते हो। डॉक्टर जी, सिंगल जी मेजरमेंट डॉक्टर। पे हम डॉपलर के लिए चले जी जाएंगे डॉक्टर, और दूसरा डॉक्टर अरूबा कहते हैं कि अगर नहीं लेके आपको, जाएंगे, अभी बात करते हैं। जी, क्या कह रहे हो आप? जी डॉक्टर जी कहते डॉक्टर हैं कि साहब। अगर हाइड्रा फंडस में भी आपको 4 सेंटीमीटर का मिलता है डिफरेंस, तो एग्जैक्टली, फिर आप, ऑब्वियसली देखो, फोर्थ ऑब्वियसली देखो ना, 30 वीक्स उस बाय डेट से 28 वीक्स मिल रही है, तो वो कोई स्मॉल फॉर डेट तो नहीं है ना। मैं कह रही हूँ एक सिग्निफिकेंट आपको फंडल हाइट मैच नहीं कर रही विद योर जेस्टेशनल एज, देन यू विल गो फॉर डॉपलर। और सिंगल मेजरमेंट में क्या नहीं कराओगे? पेशेंट इज श्योर फॉर डेट्स, नंबर वन। पेशेंट इज श्योर फॉर डेट्स, वो 32 वीक्स कह रही है, आपको 28 वीक्स फंडल हाइट मिली है, यू नीड टू गेट द डॉपलर डन। क्या उसको प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी के लिए छोड़ दोगे कि आप 2 हफ्ते बाद फिर उसका फंडल हाइट करोगे? तो होगा नहीं। अगर आपको एग्जामिनेशन पे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज मिल गया बच्चा, तो आपने उसका डॉपलर कराना है। सेकेंडली, इफ शी इज अनश्योर ऑफ डेट्स एंड योर फंडल हाइट इज नॉट मैचिंग विद योर प्रोबेबिलिटी ऑफ, इवन अगर आपकी रीसेंट स्कैन और आपका फंडल हाइट मैच कर भी रही है, तो भी आप एक डॉपलर करा सकते हो बेसलाइन, क्योंकि यू डोंट नीड टू मिस द प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये कि पॉलीहाइड्रोएमनियस लार्ज फॉर डेट मिला है, तो उसमें कराओगे कि नहीं कराओगे? डॉक्टर उसमें अगर डायबिटिक मैम है ना कराएंगे। तो कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। देखो, बात ये है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा आंसर है कि डायबिटिक है तो उसके अंदर तो ठीक है कराएंगे, बिकॉज पॉली भी डेवलप हो गया, डायबिटिक भी है, तो ऑब्वियसली एक कॉम्प्लिकेशन है, तो माइक्रोवास्कुलर चेंजेस भी हो सकती हैं प्लेसेंटा में। वी कैन गेट प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी विद पॉली, ऐसी बात नहीं है। बट द थिंग इज कि उसके अंदर अगर इडियोपैथिक पॉलीहाइड्रोएमनियस है,
देखो जहाँ पे आपकी फंडल हाइट मैच नहीं करी, देयर इज नो हार्म इन गेटिंग अ डॉपलर डन इन दैट केस, ऑल्दो ये थोड़ा सा इसमें जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है कि उसके अंदर आप कराओगे या नहीं कराओगे डॉपलर। लेकिन अगर करा लोगे तो भी जस्टिफिकेशन बड़ी अच्छी है कि बिकॉज योर फंडल हाइट इज नॉट मैचिंग विद योर इज नॉट मैचिंग विद योर डेट्स और इट्स लार्ज फॉर डेट्स। और सेकेंडली अगर इडियोपैथिक है तो यू डोंट एग्जैक्टली नो दैट इट्स इडियोपैथिक बिकॉज बेबी की कोई एनॉमली भी हो सकती है जिसकी वजह से माइक्रोवास्कुलर चेंजेस हो सकती हैं। तो देर इज नो हार्म इन गेटिंग अ बेसलाइन डॉपलर डन टू रूल आउट एनी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। ठीक है ना? तो इसकी ये जस्टिफिकेशन है। सो द थिंग इज कि देखो जब हम एग्जामिन करते हैं ना फंडल हाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो फंडल हाइट के ऊपर इतने लोग अड़ जाते हैं, अगर आपकी अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए फंडल हाइट के अंदर। तो द थिंग इज के फंडल हाइट से तो हमें सारा पता लगता है कि बेबी की ग्रोथ और वो सारा ऑब्वियसली 2 वीकली जिस तरह भी हमारे पास क्लिनिक पे ओपीडी में पेशेंट आता है तो हम उसको मॉनिटर करते हैं फंडल हाइट की बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं। ग्रोथ मीन्स के उसका प्लेसेंटल सप्लाई ठीक है। जब फंडल हाइट ही मैच नहीं करेगी आपके जेस्टेशनल एज के साथ, या फिर इफ पेशेंट इज अनश्योर ऑफ डेट्स, या फिर वो लार्ज फॉर डेट आ गया या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज आपको लग रहा है एग्जामिनेशन पे, देन यू विल गो फॉर डॉपलर। ठीक है, ये वैसे गाइडलाइन के अंदर भी है, तो आप उसका डॉपलर करा लोगे। इसके अलावा खामखा हर मरीज में डॉपलर बहुत ही बड़ी गलत बात है बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन। आपके रिसोर्सेज यूज होते हैं एक्स्ट्रा, सो आपने खामखा में डॉपलर हर मरीज के अंदर नहीं इंडिकेटेड हो। और उसके अलावा सो इसलिए डॉपलर के ऊपर बड़ी बहस होती है एग्जाम में। तो एक ये मैंने आपको निशानी बता दी कि आपकी फंडल हाइट और आपकी जेस्टेशनल एज आपस में आपने करना है जिससे कि आप डॉपलर का डिसीजन लोगे। और डेफिनेटली और हिस्ट्री के क्रॉनिक डायबिटिक हाइपरटेंसिव तो नहीं है। और कोई इन्वेस्टिगेशन जिस पे बात होती हो खास एग्जाम में, मेरा ख्याल है यही है ऑप्स के अंदर। गायनी के अंदर अच्छा एक किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया हुआ है कि अगर शुगर 200 होगी तो ओजीटीटी करवाएंगे या डायरेक्ट फिजिशियन एडवाइस, बताओ भी। लेवल्स करवाएंगे, डायग्नोस्टिक एग्जैक्टली है। exactly, बिल्कुल। अगर रैंडम आपकी 200 या इससे अबव है तो यू डोंट गो फॉर ओजीटीटी, यू विल गो फॉर 6 लेवल्स। ठीक है ना? आप उसके 6 लेवल्स करके उसकी ऑब्वियसली विल इन्वॉल्व फिजिशियन, फिजिशियन तो वैसे भी इन्वॉल्व कर लोगे, लेकिन उस जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा ना, जब एग्जामिनर आपको पहले आधे घंटे में बैठ के इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हो और आपने कहा है कि जी आपने ब्लड शुगर रैंडम मांग लिया, एग्जामिनर ने 200 दे दिए, तो अगला जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी ना वो 6 लेवल्स ब्लड शुगर होंगे। ठीक है ना? फिजिशियन एडवाइस तो आप मैनेजमेंट में कहोगे। डॉक्टर जैसे जी सेंसिटिविटी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ज्यादा है तो हमें पहले वही पूछना चाहिए था, पहले आरबीएस से स्टार्ट करना चाहिए। सॉरी क्या कह रहे हो, आवाज कट गई आपकी, क्या कह रहे हो? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए कहते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, मतलब 90 to 99% है, और उसके ना कंपैरिजन रैंडम ब्लड शुगर है वो 40 to ना 50% ना है। ना, जब 200 एंड प्लस आ गई ना शुगर लेवल, तो फिर आप उसको ओजीटीटी में 75 ग्राम ग्लूकोज लोड तो नहीं दोगे ना, आप इंस्टेड उसके 6 लेवल्स करोगे। नहीं डॉक्टर, वो वैसे ही मैं जनरल पूछ रही हूँ, जैसे हम हाँ हाँ इन्वेस्टिगेशन जरूर। पूछ रहे हैं उसमें। ठीक है। हाँ यू आर वेरी राइट, आप ठीक कह रहे हो कि सेंसिटिविटी तो जाहिर है ओजीटीटी में ज्यादा है, लेकिन अगेन द थिंग इज कि इन चक्करों में अपने यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन योर एग्जाम। आपने अपने केस के ऊपर फोकस करना है, इवन व्हेन यू आर डूइंग योर क्लिनिक और व्हेन यू आर डूइंग योर ओपीडी और अपनी आपकी ये जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आपने बहुत फोकस्ड है। आपकी हिस्ट्री मैटर्स अलॉट, आपकी जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं बेसिकली वो सब एक स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या नहीं। तो इस वजह से अब आप क्या मतलब अगर 12 वीक्स पे पेशेंट आई है तो हर एक में ओजीटीटी तो नहीं कराएंगे ना, या फिर हर एक इवन फास्टिंग आप करा सकते हो, फास्टिंग इज बेटर देन रैंडम, बट अगेन फास्टिंग के लिए भी मरीज को एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। रैंडम तो होती है कि पेशेंट एडमिट हुआ या पेशेंट गया लैब के अंदर और जाके उसने ब्लड शुगर करा लिया, तो इफ रैंडम इज नॉर्मल एंड देयर इज नो अदर हिस्ट्री, तो आप इन चक्करों में एटलीस्ट एग्जाम में ना पढ़ो कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो यही होता है कि कई दफा आप कहते हो कि ब्लड शुगर फास्टिंग दे दें तो एग्जामिनर कहता है फास्टिंग इज नॉट अवेलेबल, देन यू से कि अच्छा जो अवेलेबल है रैंडम ही दे दें। जस्ट आस्क फॉर रैंडम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। तो पेशेंट ही आपका है एपीएलएस या किसी और चीज का, तो आप इन चक्करों में क्या पड़े हो? या फिर अगर वो रिकरेंट अबॉर्शंस का और एचबीएवंसी ज्यादा मैटर कर रहा है तो वो और ओजीटीटी उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा इन चक्करों में घूमने की जरूरत नहीं, यू आर वेरी राइट कि सेंसिटिविटी तो उसकी ज्यादा है, लेकिन व्हेन देयर इज नो हिस्ट्री तो रैंडम भी काफी है। थैंक यू। ठीक है ना? वेलकम। ठीक है, तो ये अच्छा गायनी के अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशंस बड़ी कंफ्यूज करती हैं, ट्यूमर मार्कर्स कब मांगने हैं, कितने मांगने हैं,
और किस किस में मांगने हैं, और सीटी कब कराना है, एमआरआई कब कराना है, ये सारा कुछ। तो वो मुझे बता और दें। डॉक्टर इसमें, जी हाँ डॉक्टर जी। एक और बहुत होता है कि जैसे अगर हम लोग हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब पीरियड्स हैं या उसको, तो एक होता है कि हमें बायोप्सी जैसे मांगनी होती है, सॉरी इसकी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग जो होता है बायोप्सी। और डॉक्टर ठीक है। दूसरा एब्डोमेन पेल्विस अल्ट्रासाउंड मांगे या सिर्फ पेल्विस अल्ट्रासाउंड मांगना चाहिए? नहीं, इस पे भी बड़ी बहस होती है कि एब्डोमेन तुमने मैं एब्डोमेन क्यों बताती हूँ। मांगा। हाँ, देखो एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करना हम सब ने, कईयों ने रोटेशन की होती है यहाँ रेडियोलॉजी में, हमारी ट्रेनिंग में। एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करना जो है ना, वो एक करवाना भी बड़ी मुश्किल काम है, और करना भी है ना, टेक्स टाइम। किडनी को देखना, फिर लिवर को देखना, फिर वो पता नहीं कौन कौन से पाउचेस को देखना, फिर पता नहीं स्प्लीन को भी देखना। अगर किसी ने, आप लोगों में से अल्लाह ना करे, लेकिन किसी को अगर कराने की जरूरत पड़ी हो, तो ये बड़ी अजीब सा एक एक्सपीरियंस भी होता है कि पूरा आप एब्डोमेन पे जेल लगवा के और अजीब करवट दिला के किडनी देखी जाती है ना, एक प्रॉपर एब्डोमेन। इट इज नॉट इंडिकेटेड। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हमें कब चाहिए होगा? हमें तब चाहिए होगा कि अगर पेशेंट का हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गया और उसके एलएफटी रेंज है, एंड नाउ यू नीड टू सी द लिवर, तो आप फिर कहोगे कि सिर्फ एब्डोमिनल स्कैन फॉर लिवर एक्सट्रैक्शन। या फिर अगर कोई पेशेंट है जिसका मोर देन सेकेंड डिग्री या सेकेंड डिग्री या मोर देन सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स है, या फिर कोई ह्यूज मैस है जिसकी वजह से आप उसकी रीनल इन्वॉल्वमेंट या यूरेटर हाइड्रोनेफ्रोसिस देखना चाह रहे हो, यूरेटर हाइड्रोयूरेटर देखना चाह रहे हो, उसके लिए आप वो भी हम बोलेंगे केयूबी। तो हमने हमने स्क्रीन देख के या एक्स्ट्रा किडनी देख के, या हमारा उससे कोई काम नहीं है। तो एब्डोमिनल, और हमें भी पता है कि अल्ट्रासाउंड में इतनी लाइनें लगी होती है, 250 के करीब, पता नहीं कितने कितने लोगों की लाइनें लगी होती है उसमें अननेसेसरीली। अब बेचारा वो जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है, क्योंकि हमने एडवाइस करके भेज दिया अपनी स्लिप पे कि एब्डोमिनल तो उसने तो अब करना है ना, तो उसके ख्याल से तो कोई इंडिकेशन होगी, हमने लिख के भेजा है। तो वो जो पीछे लोगों की लाइनें लगी हुई है, और इधर वो अपनी सारी एनर्जी यूज किया जा रहा था। हमें डॉक्टर हमें किडनी एंड बताएं। पेल्विक स्कैन पे, जी सॉरी सारा। जी डॉक्टर, हमें प्रोलैप्स के पेशेंट में जो है एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड मांगेंगे या नहीं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड? बहुत प्रॉब्लम देखो हो मेरी रही है बात क्योंकि सुनो, मैं बताती हूँ। टीवीएस हम्म, डेफिनेटली इज बेटर इन आवर फील्ड, स्पेशली अगर आपके पास लेस देन 12 वीक साइज मैस है, या कोई ओवेरियन मैस स्पेशली है विच इज लेस देन, ओवरी को देखने के लिए टीवीएस इज बेटर। बट अगर एक पेशेंट ऑब्वियसली अनमैरिड वगैरह में, तो हम पेल्विक स्कैन बस बोल देंगे। देखो एग्जाम के अंदर यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड, और आपने खामखा अपनी बात इधर उधर नहीं करनी। चाहे एग्जामिनर जब रुक के पूछे अच्छा पेल्विक स्कैन कौन से वाला, तो आप कहोगे, अगर तो वो अनमैरिड है, आप कहोगे ब्लैडर फुल करके पेल्विक स्कैन, ठीक है ना। अगर अगर वो मैरिड है और आपको मैथ्स देखना 12 वीक से कम वाला, जो कि हम्म, एब्डोमिनली पैल्पेबल नहीं था, एंड स्पेशली एडिनेक्सल मैथ्स जो कि एब्डोमिनली पेल्विक नहीं पैल्पेबल नहीं था, तो उसके लिए आप कहोगे कि टीवीएस, ठीक है ना। ओके। इससे अगली कोई और बात करने की जरूरत ही नहीं। एब्डोमेन का तो नाम ही नहीं लेना ना, एब्डोमेन का जहां नाम लेना है वो मैंने आपको बता दिया। और उसके सही। अलावा जो है, बट देन अगेन स्कैन तो एक ऐसी चीज है, उसके ऊपर तो पास फेल हो जाते हैं। इवन अगर आपका एग्जामिनेशन बड़ा बुरा भी हुआ, लेकिन आपने बहुत ही प्यारा अल्ट्रासाउंड मांगा है, आपका वो एग्जामिनेशन कवर हो जाएगा। यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने देखा वैसे भी कैंडिडेट्स में, के पेशेंट ने बहुत ही रिफ्यूज, जैसे मैंने ही सुना भी था, मेरी दोस्त ही थी कि पेशेंट वाज लाइक वेरी ओल्ड, 80 years प्लस थी, एंड शी वाज हैविंग सीए ओवरी और malignant थी, फुल ऑफ एसाइटिस, एंड शी सिंपली रिफ्यूज्ड कि उसने नहीं कराना, मतलब डिस्पाइट एवरीथिंग। बट द वे शी आस्क्ड अल्ट्रासाउंड, वहीं पे एग्जामिनर ने उसे सारे ट्यूमर मार्कर्स भी दे दिए, यू नो, केस का डायग्नोसिस भी क्लियर हो गया ना, क्योंकि शी कुडंट एग्जामिन हर, बिकॉज उसने रिफ्यूज ही कर दिया, उसे हाथ ही लगवाने से इनकार, बिकॉज शी वाज सो ओल्ड के वो ना उसको आवाज आ रही थी पेशेंट को, इस तरह का सिनेरियो भी हो जाता है। बट द वे शी आस्क्ड अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स दैट कवर्ड हर एवरीथिंग। अब मतलब उसने उससे जिस तरीके से मांगा, बिकॉज उसने थ्रू आउट, अब देख बिकॉज सीए का केस था, और अपेरेंटली देखने में पेशेंट वाज हैविंग एसाइटिस, पेशेंट खुद अपने मुंह से सीए कह रही है कि सीए है, और कीमोथेरेपी चल रही थी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके अंदर फिर ऑब्वियसली उसके अंदर एब्डोमिनल स्कैन भी मांग सकते हो, कि एब्डोमेन के ऊपर कई दफा वो कमेंट कर देते हैं, मे बी कोई लिवर के ऊपर कोई आपको मैस मिल जाता है, कोई मेटास्टेसिस मिल जाता है, गट के ऊपर कोई आपको मेटास्टेसिस, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। और फिर स्पेशली जब मैसिव एसाइटिस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एब्डोमिनल स्कैन तो आप मांग लोगे उसके अंदर। बट देन पेल्विक स्कैन आपने बहुत अच्छी तरह मांगा, पिछले क्लासेस के अंदर बहुत अच्छा लोग बताते रहे हैं पेल्विक स्कैन मांगते हुए।
उसके अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम यूट्रस। ऑब्वियसली आप उसका साइज ऑफ यूट्रस, एंटीवर्टेड, रेट्रोवर्टेड पूछ लोगे। देन यू स्टार्ट फ्रॉम एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल थिकनेस, रेगुलरिटी, ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का मतलब ये है कि डॉपलर को, ठीक है, मांगने में हर्ष कोई नहीं है कि वहीं पे आप कह दो रेगुलरिटी एंड ब्लड फ्लो। अगर आपने डॉपलर की वहां पे बात नहीं करनी तो रहने दो, आप सिर्फ रेगुलरिटी और थिकनेस मांग लो, बिकॉज अगर पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं है यू डोंट रियली नीड टू गो फॉर द डॉपलर और ब्लड फ्लो ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो फिर आपने एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल एको टेक्सचर मांग लेना है, कोई मायोमेट्रियल मास मांग लेना है, टाइप ऑफ फाइब्रॉइड इफ इट इज देयर, वो आपने पूरा बोलना है कि उसका साइड साइज, उसका इफ इट इज सबसेरोजल और इंट्राम्यूरल और सिंगल और मल्टीपल, एंड देन यू विल गो टू द एडिनेक्सा। इफ यू आर सस्पेक्टिंग सम एडिनेक्सल मास और एडिनेक्सल लेजन, फिर आपने उसका अगेन साइड साइज, उसका ब्लड फ्लो, उसका कैप्सूल थिकनेस, सेप्टी, उसके 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 सेप्टी की थिकनेस, then any debris or any solid components inside the mass, वो सारा आपने मांग लेना है। और फिर any fluid in the pouch of Douglas or any fluid in the abdomen or any other lesion in the pelvis, ये सारी चीज आपने इसी तरीके से मांगनी है। तो ये अल्ट्रासाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद अगर तो एक पेशेंट ऐसा है जो कि अपने मुंह से ये कह रहा है या फिर आपको एग्जामिनेशन पे मैसेजिटिस मिल गई है, तो डेफिनेटली यू विल स्ट्रेट अवे गो टू सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस, ठीक है ना, विद कंट्रास्ट कर लो बेशक, ठीक है, ताकि आप उसके मेटास्टेसिस देख सको या एक्सटेंट ऑफ द डिजीज देख सको। एंड यू लास्ट फॉर ऑल द ट्यूमर मार्कर्स आल्सो। ट्यूमर मार्कर्स किस किस में कितने मांगेंगे? डॉक्टर अगर कोई सॉलिड कंपोनेंट आ जाता है और वो एम रूल आ जाता है तो फिर हम ट्यूमर मार्कर्स को मांगते हैं। हाँ, ये तो मैं आपको वो पेशेंट बता रही हूँ ना जो कि अपने मुंह से कह दिया उसने थी है। अगर तो एक पेशेंट है जिसमें आपको एडिनेक्सल मास लग रहा है या सस्पिशन है फॉर द लेजन, बट यू डोंट नो बिकॉज अल्ट्रासाउंड तो उन्होंने अभी दिया ही नहीं, तो फिर तो आप फौरन से ट्यूमर मार्कर्स नहीं मांगना शुरू कर दोगे, बिकॉज यू डोंट नो, इवन यू आर नॉट इवन श्योर कि वो वेरियन मास है या वो यूट्राइन है क्या है। तो फिर आप कहोगे कि माय लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, राइट? बट इफ यू आर श्योर ऑन योर एग्जामिनेशन के एडिनेक्सल है या हिस्ट्री के ऊपर, तो फिर आप उसके ट्यूमर मार्कर्स पहले मांगोगे। अगर ट्यूमर मार्कर्स में कोई ज्यादा होगा तो सीटी मांगोगे, राइट? और डॉक्टर अगर एक पेशेंट है, एक जो पेशेंट है और उसमें जो है हमें बी रोल ही मिल रहा है, तो उसमें CA 125 हम मांगेंगे जो कि प्री मीनोपॉजल है, क्योंकि उसमें तो फिर इतना ज्यादा रोल नहीं होता इनका ट्यूमर मार्कर का। अगर हमें सारा यूनिलैटरल यूनि ऑक्यूलेसिस मिल जाती है हाँ, तो फिर तो बी उसमें सी भी वन टू हमें फाइव नहीं। जी देखो CA ट्यूमर 125। मार्कर नहीं नहीं, उसके अंदर क्यों मांगना है? उसके अंदर नहीं मांगना। इसका मतलब तो ये होगा कि किसी में भी कोई फिजियोलॉजिकल सिस्ट भी आ रही है तो क्या आप उसके अंदर ट्यूमर मार्कर मांगना शुरू कर दोगे? ठीक है ना। ट्यूमर मार्कर्स तो आपने उसमें मांगना है जिसके अंदर आपको कोई सॉलिड, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मांगनी है। अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं मिली तो आप कहोगे कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय दिस माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अल्ट्रासाउंड पे कोई सॉलिड कंपोनेंट वगैरह अगर उन्होंने दे दिए तो फिर आप उसको करोगे, उस तरफ लेके जाओगे। फिर आप उसका सीटी, फिर आप उसका सीटी और वो सब मांगोगे अगर ट्यूमर मार्कर्स ज्यादा आते हैं। ट्यूमर मार्कर्स कौन से और मांगोगे, किसमें? जी डॉक्टर, ये बताएं कौन। एसाइटिस को बता रहे हैं ना, अगर मॉडरेट या इससे ज्यादा आ जाता है तो फिर तो वो सिग्निफिकेंट है ना फ्लूइड। माइल्ड तो खैर होता ही है। डॉक्टर ट्यूमर मार्कर जो है हम लोग तकरीबन जो है एक तो HCG मांगेंगे हम लोग CA 125 एज पर डिपेंड और करता है। हाँ, एज भी बड़ी मैटर है, लेकिन एक दफा इनको जवाब देने दें फिर बात करते हैं। हाँ जी, आप बता रहे थे। जी डॉक्टर, एक तो हम लोग जो है LDH मांगेंगे, CA 125 हो गया, आपका अल्फा फीटोप्रोटीन हो गया, और दूसरा जो है हम लोग चौथा जो है डॉक्टर कौन सा जी देखो जो सबसे डॉक्टर, हाँ इम्पोर्टेंट बस है वो अभी तो पहले मांगो। देखो एलडीएच बड़ा रेयर वालों में होता है, सीईए बड़ा रेयर। अब सबसे पहले आप मुंह से बोल दो अगर सीईए, तो वही इंप्रेशन इतना खराब हो जाए। तो आप डेफिनेटली, अभी डॉक्टर किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि एज पे भी डिपेंड करता है। मैं बताती हूँ एज का क्या करना। लेकिन इफ यू स्टार्ट ऑफ विद CA 15 विच इज द कॉमनेस्ट जो एज ग्रुप हमें मिलेगा उसमें खास तौर पे, देन यू गो फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन, देन इफ यू गो फॉर बीटा HCG, एंड देन यू गो फॉर द फर्दर LDH एंड सीईए। एलडीएच भी चलो, सीए तो बिल्कुल ही रेयर वालों में आ जाता है ना। तो कई दफा होता है कि इतना, ऑब्वियसली ये तो मैं आपको वैसे प्रैक्टिकल उसमें बता रही हूँ, एग्जाम में तो हमने फिर सभी कराने होते हैं, लेकिन कई दफा इतना पुअर पेशेंट आ जाता है कि आपको बहुत ही सिलेक्टिव इन्वेस्टिंग बहुत ही ज्यादा ना कराना पड़ता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है कराने। तो उसके अंदर वी कैन इवन मिस सीए, ठीक है।
तो बिकॉज ये जो है गायनी के ट्यूमर्स में इतना, लेकिन हाँ CA125 है तो हमेशा जब जवाब देना है यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद द कॉमनेस्ट एंड देन यू मूव टू द रेयर थिंग। जैसे मैंने अभी पिछले में बताया कि यूरिन का भी जब आंसर करना था तो आपने उस चीज से जो कि आपके माइंड को सबसे पहले सुनने की जरूरत है, किसकी क्या वैल्यू होगी, तो वही होना चाहिए। देन एज, एज बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो द थिंग इज कि वैसे तो कहते हैं कि अगर आप सारे ट्यूमर मार्कर्स हर पेशेंट में मांग लो तो भी आप सेफ हो। और अगेन इफ यू नीड सम जस्टिफिकेशन तो उसमें आप ये कह सकते हो कि हो सकता है रेयर हो बट एनी ट्यूमर कैन अकर एट एनी एज। ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। और ट्यूमर इज समथिंग विच यू कैन नॉट मिस। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ CA125 करा लो एक यंग पेशेंट में, 18-19 साल की पेशेंट में सिर्फ CA125 करा लो, लेकिन और वो नॉर्मल आ जाए बट लेटर ऑन जब आप उसकी सर्जरी करो तो यू एंड अप इन अ chaos इन अ वे कि उसका वो है malignant mass आ जाता है। बिकॉज वो तो एपिथेलियल, कहीं लिखा तो नहीं हुआ ना कि एपिथेलियल सेल ट्यूमर कैन नेवर हैपन इन अ टीनेज। होने को हो भी सकता है, ऑल्दो इट्स अ रेयर थिंग टू हैपन। ठीक है, मैडम, तो कोई मैम बोल रहे हैं? सॉरी इंटरप्ट कर दिया। कोई बात नहीं। मैम एक बात पूछी थी, बिनाइन के अंदर ट्यूमर मार्कर्स मांगने तो नहीं है, लेकिन अगर मांगने मतलब समझ नहीं आती, अगर नहीं ना मांगने की क्या जस्टिफाई करेंगे? मैं बताती हूँ, इसका भी जवाब देती हूँ। पहले भी ट्यूमर मार्कर्स कम कर लेना 20 का, इसके बाद अच्छा। तो ये है कि हर एज में हम कह लें कि हर ट्यूमर मार्कर अगर मांग लें, बट अगेन अगर वही जिस तरह मैंने कहा है कि समटाइम्स पेशेंट्स आर रियली नॉन अफोर्डिंग। अब क्या, अब आप अब एक पेशेंट इतनी अगर 70 years ओल्ड है तो उसके अंदर रियली है अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG और इन सब की इंपॉर्टेंस आ जाएगी। सो आप बड़ा सोचने में मजबूर हो जाते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एनी ट्यूमर कैन अकर एट एनी एज। अगर आप स्पेसिफिक मांगना चाहते हो तो उसकी ये जस्टिफिकेशन, जैसे हम लोग पहले किया करते थे 20 से 60 के बीच में हम सारे ट्यूमर मार्कर्स मांग लेते थे, जो भी मैंने लिस्ट बताई है 20 years से 60 years तक के मरीज में। बियॉन्ड 60 सिर्फ CA125, बिफोर 20 अदर देन CA125 अदर ट्यूमर मार्कर्स। लेकिन अगर आप हर पेशेंट में हर ट्यूमर मार्कर भी मांगना चाहते हो तो वो भी जस्टिफाइड है। ठीक है ना, कर सकते हैं, तो आप वो कर लो। तो इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद अभी वो डॉक्टर ये सबा ने कहा है कि क्या बिनाइन के अंदर, देखो द थिंग इज के गाइडलाइन के अंदर भी और अदरवाइज भी देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ ट्यूमर मार्कर्स इन अ बिनाइन सिस्ट इन यंग पेशेंट। हाँ, अगर तो पोस्टमेनोपॉजल के अंदर सिस्ट आ रही है, इवन 45 years एंड बियॉन्ड के अंदर बेशक सिंपल सिस्ट भी आ रही है, वो इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोग एग्जाम में ये जरूर रूल बना सकते हो कि इट्स लार्ज सिस्ट लाइक 7 centimeters एंड बियॉन्ड तो आप उसके अंदर उसके अंदर एटलीस्ट सिर्फ CA125 करा लो। बट अगेन इन यंग पेशेंट विद यूनिलोकुलर सिंपल सिस्ट, थिन कैप्सूल विद नो ब्लड फ्लो, वो सारे फीचर्स अगर उस तरीके से आ रहे हैं तो आप बेशक कोई ट्यूमर मार्कर ना कराओ, इट्स अ सिंपल सिस्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी और ज्यादा सेफ होना चाहते हो तो एक CA125 इन लार्ज सिंपल सिस्ट करा सकते हो। लेकिन अगर यही पेशेंट बियॉन्ड 45 years ऑफ एज है तो इफ देयर इज अ सिस्ट, स्पेशली अगर पोस्ट मेनोपॉजल है, तो फिर आप बेशक सिंपल सिस्ट भी, इट्स बेटर टू गेट एटलीस्ट CA125 देन। यस मैम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जैसे जर्म सेल ट्यूमर्स तो कॉमन है यंग एज में ही, ट्यूमर हम्म, मार्कर्स तो रेज उसमें बिनाइन सिस्ट में भी रेज होंगे, तो हम उसका प्रोग्नोसिस देखने के लिए बिनाइन सिस्ट में भी ट्यूमर मार्कर्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते क्या? नहीं, ट्यूमर मार्कर्स तो ट्यूमर मेलिग्नेंसी को ही इंडिकेट बेसिकली करेंगे और उसकी सिग्निफिकेंस भी उधर ही है। देखो हम क्यों कराते हैं ट्यूमर मार्कर्स और सीटी। ट्यूमर मार्कर्स हम इसलिए कराते हैं टू डिसाइड कि वी आर गोइंग फॉर सीटी और नॉट। ये सारी चीजें इसलिए कराई जाती हैं ताकि हम जब पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं, जाहिर बात है सिस्ट अगर इस तरह की है ही तो हम उसे सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं, तो हमें खुद भी पता हो और एटलीस्ट पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स भी समहाउ काउंसल्ड हो रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज और व्हाट प्रोसीजर यू आर गोइंग टू डू ऑन द पेशेंट। ऐसा ना हो कि एट द टाइम ऑफ सर्जरी आप उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन पे एंड अप हो जाओ कि आपने तो सोचा था बिनाइन है बट it's actually malignant. But again, if there is a solid cyst, कई दफा एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के वही फीचर्स होते हैं जो कि malignant cyst के वो दे दिए होते हैं कि सॉलिड कंपोनेंट्स भी हैं, सेप्टी भी है, वो सारा कुछ। You really think that it's endometriotic considering her history as well. But then, but again, we have to be very sure. For example, आपने उसके अंदर ट्यूमर मार्कर कराए, considering that it has got blood flow and it is a solid, it has got solid components, etc., etc. और वो सब ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल आ गए,
CA 1 to 5 भी नॉर्मल रेंज में ना भाई कि 200 से कम, 200 तक तो आ ही जाता है एंडोमेट्रियोसिस के अंदर। Obviously you didn't get the CT done because इसके ट्यूमर मार्कर्स ठीक आ गए, बट अगेन आप जब उसको ट्यूमर मार्कर्स आर नॉट 100%, CT इज नॉट 100%। कई दफा सब कुछ नॉर्मल आके भी यू कैन एंड अप इन अ सर्जरी जिसके अंदर पेशेंट हैज मे हैव सम मैलिग्नेंट सिस्ट इंस्टेड उसका, क्योंकि 100% तो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट है। तो आपने हमेशा अटेंडेंट्स को यही काउंसिल करना है एग्जाम में भी और अदरवाइज भी कि आई एम गोइंग टू डू द सर्जरी ऑन हर, बट हर अल्टीमेट डायग्नोसिस विल बी मेड ऑन द बायोप्सी रिपोर्ट। और अगर आपको सस्पेशन है तो यस यू कैन ऑलवेज कीप अ फ्रोजन सेक्शन अरेंज्ड इन सच केसेस जिसके अंदर ब्लड फ्लो आया हुआ है कैप्सूल का और थिक कैप्सूल आया हुआ है, सेप्टी आए हुए हैं, या फिर हिस्ट्री बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ऑल द ट्यूमर मार्कर्स आर नॉर्मल, तो उसके अंदर आप उसका फ्रोजन सेक्शन भी अरेंज करा सकते हो। तो कई दफा होता है इवन एंडोमेट्रियोसिस के अंदर आई हैव सीन वेरी हाई CA 1 to 5, 800 तक, इवन 1000 तक भी हो जाता है, तो उसके अंदर भी आप फ्रोजन सेक्शन अरेंज करा के फिर आप सर्जरी के लिए लेके जाते हो ताकि बिकॉज शी इज अ यंग पेशेंट। कई दफा होता है कि बिल्कुल ही स्कैन के अंदर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हेमरेजिक सिस्ट दिया होता है और हिस्ट्री इज टिपिकली गोइंग टुवर्ड्स दिस थिंग टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी एंड स्कैन के ऊपर भी बट अगेन आप उसके बेशक ट्यूमर मार्कर्स करा लो टू बी ऑन द सेफ साइड, लेकिन अगर उसका ब्लड फ्लो नहीं आया हुआ तो आप खाली CA 1 to 5 करा के भी सर्जरी के लिए लेके जा सकते हो, लेकिन एग्जाम में बेहतर है आप उसके ट्यूमर मार्कर्स करा लो। इफ ट्यूमर मार्कर्स आर नॉर्मल यू डोंट नीड टू गेट द CT डन। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर CA 1 to 5 थोड़ा बहुत ज्यादा होता ही है, वी नो दैट। अगर ये हजारों में है तो फिर आप CT करा के फर्दर लेके जाओगे, हर ऑब्वियसली 1000 एंड बियॉन्ड में तो, इवन 500 एंड बियॉन्ड में भी कोई हर्ज नहीं है कि आप उसका CT करा लो और फुली प्रिपेयर करके लेके जाओ। इंस्टेड के मेलिग्नेंसी के बाद फंस जाए तो बेहतर है कि आप उसकी तैयारी पूरी रखो। But again, if for some reason, if you forget an exam to keep a frozen section arranged, or you forget an exam कि आपने इसकी malignancy की तैयारी की थी because you were so much prepared कि ये बिना ही नहीं है, तो भी आप कर ultimate management is clear in surgery in a patient who is having malignancy। तो आप कह सकते हो कि I didn't have a facility of frozen section, और एग्जाम में अगर एग्जामिनर ने हिस्टोपैथोलॉजी malignant दे ही दी है पोस्ट ऑपरेटिवली, you can always say कि I will counsel the patient that the ultimate management is this, and I can always take her back to operation theater for the second surgery, which is the clearance surgery, because it's the ultimate treatment for her, और it should be done as soon as possible। even जैसे ही बायोप्सी की रिपोर्ट 10वें दिन आ रही है, आप 11वें दिन भी उसे OT में लेके जा सकते हो, बिकॉज अब एक चीज हो गई है तो उसमें ये बड़े बड़े किसी से भी हो सकती है कि आपने सर्जरी की बिनाइन के लिए, बट लेटर ऑन द रिपोर्ट कम्स आउट टू बी मैलिग्नेंट, बिकॉज अल्टीमेटली ऑब्वियसली 100% तो बायोप्सी आपको बताएगी ना, तो आप उसको वो कर लोगे। तो इस वजह से आप उसमें फिर आप उसको उस तरीके से, तो उसके अंदर भी घबराने की बात है, उसमें भी बड़ा हाथ पांव फूल जाते हैं लोगों के। एंड देन देर इज अनदर कंफ्यूजिंग सिनेरियो जो कि होता है बिटवीन malignant mass, ovarian malignancy and tuberculosis, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? Ma'am, history of tuberculosis and heart cell contacts. इसके अलावा the patient would have certain cachexic features also. If she even does not have that, then at least on abdomen that mass has a quite vague and the soft appearance comparative to the solid appearance of the CA, and they have some ascites, of course, also that could be differentiated. Uh, in order to differentiate, we will do all the primary tests of tuberculosis, and along with that ascites taping, in which we can easily identify the tuberculosis bacilli and ultimately the treatment. Very good. देखो जवाब बड़ा अच्छा था क्योंकि इट स्टार्टेड फ्रॉम हिस्ट्री। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो अपना हमेशा स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री। मैं आपको बार बार इसलिए एम्फसाइज करती हूँ हाउ टू आंसर इन एग्जाम। जवाब सबको पता होता है, सबको पता है टीबी, और सम हाउ यू कैन ऑलवेज मैनेज। देखो प्रैक्टिकली अगर आपको ओपीडी में या क्लिनिक पे मरीज मिले तो यू नो हाउ टू गो अहेड विद सच पेशेंट। यू नो मैलिग्नेंसी और ट्यूबरकुलोसिस क्या नहीं डिफरेंशिएट कर, बट हाउ टू आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के अंदर एक एक चीज आपकी ना वहाँ पे कोरी होती है, बिकॉज वहां पे जितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं ना वो सब एक तो इतनी लंबी ट्रेनिंग करके आते हैं, इतना एक्सपोजर लेके आए होते हैं, इतना पढ़ लिख के रिटर्न पास करके आए होते हैं। दूसरा चीज ये कि कुछ लोग तो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले बैठे होते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बैठे होते हैं, उनका तो वैसे ही इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि, बट मसला सारा यही होता है कि जैसे ही आपने मुंह खोला जवाब देने के लिए आपका नंबर वहीं लग गए।
अगर यही जवाब डॉक्टर सना दे देती कि जी मैं इन्वेस्टिगेशन से कर लूंगी, या मैं, एंड देन शी गोज बैक टू हिस्ट्री एंड देन शी कम्स टू एग्जामिनेशन, उल्टा पुल्टा, तो शायद कोई अच्छा एग्जामिनर हो तो पास कर दे, लेकिन हमेशा एक अच्छे एग्जामिनर के साथ बुरा एग्जामिनर बैठा होता है, वो पेयर्स ही ऐसे बने होते हैं। तो वो इट्स नॉट वेरी इजी टू गो अहेड दिस वे। तो आपने बड़ा सिस्टमेटिकली जवाब देना, यू स्टार्ट विद हिस्ट्री, यस, बट अब मैं आपको ये बता, जवाब बिल्कुल ठीक था, बट मैं आपको इसलिए इस चीज को एम्फसाइज कर रही हूँ कि इनके ओवरलैपिंग फीचर्स क्या हैं। वहां पे एक खातून बैठी होगी, she may be of age 40 years for example, she is sitting there with a huge abdomen, क्योंकि उसके abdomen में बहुत ज्यादा ascites है, she has got a very thin face, cachectic feature, ना उसकी लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, और उसकी स्कैन के ऊपर उसका ट्यूबोवेरियन एब्सेस भी आ रहा है, और एब्सेस नहीं, ट्यूबोवेरियन मास आ गया विच इज कॉम्प्लेक्स अगेन, जिस तरीके से होता है उसके अंदर दिया होता है फीचर्स। शी कैन हैव ट्यूबरकुलोसिस और शी कैन आल्सो हैव मैलिग्नेंसी, एक्सेप्ट कि मरीज अपने मुंह से कह के मुझे ये बता दिया गया तो चलो। उसके अंदर फिर इम्पोर्टेंट, यस, ट्यूबरकुलोसिस के फॉर एग्जांपल वो कह देती है मुझे टीबी का कांटेक्ट भी है, लेकिन केस तो वो है अब मैलिग्नेंसी का। अब ये तो दो वो डायग्नोसिस हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस और मैलिग्नेंसी, जो जिनकी मैनेजमेंट बिल्कुल दो ऑपोजिट वो है। ये अच्छा, इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आपको वेरी हाई CA-125 भी मिल जाएगा, यू नो दैट। तो वो एक बड़ी अजीब सी चीज होगी। देन व्हेन यू गेट द सीटी डन, अनफॉर्चुनेटली इसकी सीटी की फाइंडिंग्स भी बहुत ज्यादा सी ओवरी से मैलिग्नेंसी से मिलती जुलती मिलेंगी, यानी कि आपको ट्यूबरकुलोमा, वो जो ग्रैनुलोमास होते हैं वो मे बी मेट्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते, लेकिन अगर आपने टीबी के मरीज को सर्जरी कर दी तो वो बहुत ही बड़े आप मुसीबत पे फंस जाते हो। हम सब ने देखा भी होता है अपने उसमें कि कितने फ्रेजाइल टिश्यूज होते हैं ट्यूबरकुलोस पेशेंट के। there is very high chance of ending up in causing fistula in such patients जिसमें आप इतने फ्रेजाइल टिश्यूज के साथ सर्जरी कर दो। तो ये तो ट्यूबरकुलोस पेशेंट में सर्जरी नहीं बल्कि एटीटी इज द मैनेजमेंट, राइट। और उसके बाद आप उसकी कोई सर्जरी देखना चाहो तो देखो, बट एटीटी इज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट इन सच पेशेंट। हालांकि मैलिग्नेंसी के अंदर या तो कीमोथेरेपी है या फिर उसका वो है क्या उसे कहते हैं, या फिर सर्जरी है, क्लियरेंस सर्जरी है, विच इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। तो क्या करोगे? शी मे हैव अ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और शी मे नॉट इवन हैव अ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। यस, अगर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मिल गई है फिर तो ठीक है। अगर ऐसा केस है तो क्या हर मैलिग्नेंट सस्पेक्टेड मैलिग्नेंट केस में आप टीबी का टेस्ट कराओगे? No, ma'am. वो Good. EGRA test is a good results. It तो has क्या a हर good एक में negative कराएंगे? predictive बड़ा value. महंगा टेस्ट होता है। डॉक्टर असाइटिस फ्लूइड नहीं देख सकते, क्योंकि हाँ, टीबी में हमें एक्सुडेट मिलता है और उसमें जो है हमें बिल्कुल। ट्रांसुडेट मिलता है। एक तो टीएलसी आपका, दूसरा ये कि आप एसाइटिक, अच्छा पहले होता था कि कहते थे कि सी ओवरी वाले में एसाइटिक टैप ना करें, फिर उसमें ये होता था कि जिसकी बहुत स्पेसिफिक ट्यूबरकुलोसिस वाली हिस्ट्री हो या जो बहुत ज्यादा उसकी तरफ लगे फिर आप उसका एसाइटिक टैप करके तो फिर हम रूल आउट कर लेते थे कि ट्यूबरकुलोसिस है या फिर वो ओवेरियन मैलिग्नेंसी है। लेकिन अब तो स्पेशली ये शौकत खानम वगैरह वाले कहते हैं कि साइटिक टैप करें, इफ यू आर एबल टू गेट मोर देन 1000 ml of the fluid, so they can even find out the type of malignancy in that fluid, and they can, so that they can start her off with the chemotherapy, क्योंकि टाइप ऑफ कीमोथेरेपी के लिए इट्स इम्पोर्टेंट टू नो द टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी। तो वो आप कर सकते हो। तो आप तो यस, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, आप एसाइटिक फ्लूइड लेके डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर इसी पेशेंट में कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री मिल रही है या हिस्ट्री इज सिग्निफिकेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, देन बिफोर टैप you will go for IGRA test. If your IGRA comes out positive, then yes, you can get the tap done to reconfirm and start her off with the ATT. लेकिन उसमें फिर, और सेकेंडली अगर वो वाकई ट्यूबरकुलोसिस की तरफ जा रहा है विद ascites and the mass and all, तो फिर आप कहोगे कि पहले तो ये मरीज शुड बी शिफ्टेड टू द मेडिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर तो मेडिसिन का केस ज्यादा बन गया ना, और वहां पे रह के वही जो भी LFTs मॉनिटर करके वो ATT स्टार्ट करा दे। लेकिन अगर तो वो, बट ऑब्वियसली वो उस तरह के केस तो वहां नहीं होगा, बट ऑल यू नीड टू नो इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू केसेस, राइट, इफ यू कैन एट द मोस्ट। इन इस तरह के केस जी। को डिफरेंशिएट करना इज नॉट एन इजी थिंग। इवन आप एग्जाम में इस तरह का भी जेस्चर दे सकते हो, इफ पेशेंट इज सिटिंग लाइक दैट और वो ट्यूबरकुलोस कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री दे रही है बट द हिस्ट्री इज गोइंग मोर टुवर्ड्स मैलिग्नेंसी, सेकेंडली उन्होंने ट्यूमर मार्कर्स भी ज्यादा दे दिए हैं। अगर तो ट्यूमर मार्कर्स बहुत ज्यादा दे दिए हैं लेकिन कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है तो बस एक सिंपल IGRA टेस्ट करा लो, फिर बहुत ज्यादा एसाइटिक टैप उस तरफ नहीं जाने की जरूरत। लेकिन अगर ओवरलैपिंग चल रहा है तो देन यू कैन ऑलवेज से दैट इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। वो सिर्फ कंफ्यूजिंग आपके लिए नहीं होगी, वो तो एग्जामिनर को भी कल को वो मरीज मिला तो उनके लिए भी उतनी कंफ्यूजिंग है।
बिकॉज ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि एक तो ओवरलैप भी नहीं होनी चाहिए मैनेजमेंट में, क्योंकि इन दोनों की मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। और इनको डिफरेंशिएट फ्रॉम हिस्ट्री एग्जामिनेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, तो आपको इसलिए स्पेसिफिकली जाना होता है। अच्छा, उसके बाद और क्या, बायोप्सी किस किस में करेंगे एंडोमेट्रियल? डॉक्टर ब्लीडिंग अगर दे रही है, एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग की हिस्ट्री है हमारे पास। मैम मोर देन सॉरी 45 years of the age पे irregular ठीक है, vaginal bleeding or failed बिल्कुल। medical treatment हो, देखो जो and रिकमेंडेशन है, previous medical history and the history of PCOS, obesity, morbidly, then in सब conditions में और डॉक्टर and इसमें then with the यंग एज platelet में एंडोमेट्रियल थिकनेस का भी रोल बता दें प्लीज। देखो यंग एज के अंदर ना बड़ा कंट्रोवर्शियल है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एक चीज तो ये है, जैसे तो अभी बिल्कुल डॉक्टर ने बताया कि 45 एंड बियॉन्ड में इरेगुलर ब्लीडिंग या कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आई है, यू कैन गेट द बायोप्सी डन टू रूल आउट एनी एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी। यंग एज के अंदर लेस देन 45 के अंदर हर एक में नहीं कराना। एक चीज तो ये कि ऐसी पेशेंट जिसका प्राइमलेट एन या प्रोजेस्टेरॉन से भी कंट्रोल ठीक नहीं हो रही ब्लीडिंग, उसमें आप कर सकते हो। देन एंडोमेट्रियल थिकनेस इज इम्पोर्टेंट, और एंडोमेट्रियल थिकनेस कौन बताएगा कितनी नॉर्मल होती है? डॉक्टर पोस्ट मेनोपॉजल में तो लेस देन 4 जो है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रिप्रोडक्टिव एज में 8 होती है और प्री ठीक है, मेनोपॉजल में, और जो 7 दूसरा आता होती है है, वो 7 क्या हो गया, सॉरी 7 7। mm। अच्छा डॉक्टर, हाँ 7 mm। और डॉक्टर बाकी जो है वो होगी 15 mm, जो नॉर्मली रिप्रोडक्टिव एज होती है। 7 mm है, उसके अंदर कुछ और भी है, अगर आप लोग देखो कोई टॉक आर्टिकल्स वगैरह के अंदर दिया हुआ है डिफरेंट एंडोमेट्रियल थिकनेसेस, उसके अंदर ये दिया हुआ है, तकरीबन ये चेक भी कर लेना वैसे कि 4 mm है पोस्टमेनोपॉजल के अंदर, 7 mm है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर। और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी फर्दर उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है कि अगर पीसीओ का पेशेंट है तो वो 9 mm उसके अंदर वही एंडोमेट्रियल थिकनेस होगी। देन पोस्टमेनोपॉजल के अंदर भी फर्दर डिफरेंशिएटेड है कि ऑन एचआरटी अगर पेशेंट है तो उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस डिफरेंट होगी, स्पेशली अगर वो सिक्वेंशियल एचआरटी पे है तो 7 mm विल बी नॉर्मल, यानी सिक्वेंशियल यानी सीक्वेंस केस। अगर वो कंटिन्यूस एचआरटी पे है तो फिर उसकी 5 mm। ठीक है ना, ये डिफरेंट एंडोमेट्रियल थिक, ये वैसे मैं शेयर दोबारा कर भी दूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन इसको रीचेक भी करके, लेकिन ये टॉक के आर्टिकल्स के अंदर एंडोमेट्रियल थिकनेसेस डिफरेंट, ये जो पोस्ट मेनोपॉजल वाला एक आर्टिकल है उसके अंदर डिफरेंट दी है। और डॉक्टर इसमें पीसीओ में तो ये है कि अगर 10 से अबव हो। हाँ, लेकिन अगर एक जी स्कैन अगर 9 जी डॉक्टर, तो फिर हम 9 mm एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेंगे ना इसकी, अगर वो पीसीओ में 9 से अबव आ रहा है तो। हाँ देखो, एंडोमेट्रियल थिकनेस किसी में भी अगर उसकी नॉर्मल रेंज से ज्यादा है उसकी तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी बनेगी। ठीक है ना, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर वो आपको दे रहे हैं फॉर एग्जांपल ज्यादा, अब 15 mm तो कहीं भी वैसे मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर 15 mm इज डेफिनेटली थिकनेस, काफी बड़ी भी थिकनेस है, तो इतनी भी थिकनेस दे रहे हैं या 20 mm फॉर एग्जांपल दे दिया एंड शी हैज कम विद एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम ब्लीडिंग एंड ऑल, तो उसके अंदर भी आप उसकी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करोगे। ठीक है, लेकिन एनी यंग पेशेंट हु इज कमिंग विद नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस और तो उसके अंदर आप हर एक में एंडोमेट्रियल सैंपलिंग नहीं करोगे, बिकॉज शी इज वेरी, बहुत रेयर चांस है एंडोमेट्रियल सी है जो टाइप 2 होते हैं उसके होने का। एक चीज, दूसरी चीज ये कि लेकिन ऐसी पेशेंट है जो कि प्राइमलेट या प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल से भी उसकी ब्लीडिंग ठीक नहीं हो रही, उसके अंदर एंडोमेट्रियल बायोप्सी इंडिकेटेड होती है यंग एज में। तीसरी इंडिकेशन इसकी वो होती है, जैसे भी डॉक्टर दो तीन ने कहा, कि ऐसी पेशेंट जिसके अंदर रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि ओबेसिटी है, पीसीओ है, इरेगुलर ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी, उसके अंदर फिर भी आप जस्टिफाई कर सकते हो एंडोमेट्रियल बायोप्सी विद इरेगुलर ब्लीडिंग, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगेन आपको एंडोमेट्रियल थिकनेस सही वाली पता होनी चाहिए हर एक में। डॉक्टर आप जो कह और रही हैं कि एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 mm है, ये तो डे 2 के हिसाब से कह रही हैं, मतलब ये तो रिप्रोडक्टिव एज में हाँ, जो कंट्रोवर्शियल है ना, कि इसकी क्या इसके डेज का हिसाब होगा, जो एग्जामिनर्स पूछते हैं कि आप कौन से डे पे डेज जा रही हैं। प्री ओव्यूलेटरी स्टेज होती है, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो कहते हैं कि सर्जरी से पहले भी करवानी चाहिए। हाँ डॉक्टर, एक होता है ना कि सर्जरी से पहले भी करानी है आपने। कौन सी सर्जरी? डॉक्टर एनी गायनाकोलॉजी सर्जरी अगर आप करने जा रहे हो तो फिर आप कर लो, जैसे नहीं, सिस्ट से पहले क्यों? देखो मेरी बात सुनो, इसकी इंडिकेशंस है। एंडोमेट्रियल सैंपलिंग जो है, अब अगेन इट कैन बी डन बाय मेनी वेज, आइदर ये होगी
पिपेल से या फिर वो ब्लाइंड डीएनसी से या फिर हिस्ट्रोस्कोपिक डीएनसी से, राइट? तो चलो पिपेल तो फिर भी एक ऐसी चीज है कि आप वो कर रहे हो विदाउट एनेस्थीसिया कर रहे हो, ठीक है। बट अगेन इफ यू डूइंग अ पिपेल, पहले तो मरीज वो पिपेल लेके आएगा, फिर आप वो प्रोसीजर करोगे, फिर आप उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट कराओगे जो कि फ्री में तो होगी नहीं, फिर लैब पूरा टाइम लगा के उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करेगा, फिर वो रिपोर्ट देगा। तो उसकी स्पेसिफिक इंडिकेशन हो तो करोगे ना, ठीक है। तो हर एक में तो इट्स नेवर इंडिकेटेड इन ऑल द पेशेंट्स। किसी भी गायनेकोलॉजिकल सर्जरी से पहले हर एज ग्रुप में क्यों आप करोगे? एक यंग पेशेंट में आप सर्जरी अगर कर रहे हो 30 इयर्स ऑफ एज के अंदर एक सिंपल सिस्ट के लिए आप कर रहे हो, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग एंडोमेट्रियल सैंपलिंग इन सच पेशेंट? उसके एक्स्ट्रा उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो ना। जी डॉक्टर, एक डॉक्टर दूसरा क्वेश्चन था कि ट्यूमर मार्कर में ना हम आजकल रिसेंट एडवांस ये कहता है कि आप ह्यूमन एपिडिडमाइसिस एपिडिडमल जो होता है 4 वो करा लो। तो डॉक्टर इसको बोलना चाहिए या नहीं बोलना नहीं, चाहिए? इस तरह की बातें नहीं बोलनी। ये कहाँ कौन, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर ये गाइडलाइन में है। फिर से सवाल करो, क्या कह रहे हो आप? डॉक्टर डॉक्टर एक होता है HE4 हाँ, जो है वो। ठीक है। जी, तो वो ये ट्यूमर कहते हैं कि मार्कर है अगर ना? हम जी डॉक्टर वो इसका एक्यूरेट होता है बिकॉज के ये जो होता है ये जो जैसे है ना, मैं आपको CA1। बताती हूँ, यू आर वेरी राइट। जी दिस इज एट जी टाइम्स डन टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एंडोमेट्रियल सीए, कि कहीं इसका स्प्रेड सर्वाइकल सीए तक तो नहीं है, या इन सब सीएस को। ये कई दफा अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट्स देखो तो उसके एंड पे भी लिखा होता है कि ये मार्कर्स आप दोबारा करा लें टू डिफरेंशिएट बिटवीन, स्पेशली अगर आप सर्वाइकल बायोप्सी करो तो, और उसके अंदर वो एंडोमेट्रियल टाइप ऑफ कोई कार्सिनोमा अगर दे देते हैं तो दे एट टाइम्स राइट डाउन द टाइप ऑफ मेनी ट्यूमर मार्कर्स के आप ये करा लें टू डिफरेंट एंडोमेट्रियल। कई दफा रिसेप्टर के टाइप्स लिखे होते हैं, जैसे अभी डॉक्टर ने भी मेंशन किया। बट अगेन इन आवर सेटअप वी डोंट गेट इट डन। एग्जाम के अंदर एट टाइम्स वी डू नीड टू गेट इट डन एज वेल, जो कि बहुत स्पेसिफिक लैब्स में होता है। बट एग्जाम के अंदर इतनी रेयर चीजों की तरफ जाने की जरूरत नहीं। एक तो ये कि यंग एज ग्रुप में टाइप 2 एंडोमेट्रियल सीए होगा नहीं। रेयर थिंग्स डोंट हैपन इन एग्जाम। ये बार बार हर लेक्चर में कहती हूँ मैं कि रेयर चीजों की तरफ एग्जाम में नहीं जाना। These और are few tests which are at times really needed, ताकि आप उसका अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बायोप्सी की रिपोर्ट के एंड पे कई दफा लिखा होता है, वो बायोप्सी भी दी होती है, बट एट टाइम्स दे डू राइट इट डाउन। कई दफा शौकत खानम की रिपोर्ट के एंड पे भी लिखा होता है कि ये भी टेस्ट करा लें जस्ट टू मेक श्योर कि इससे स्प्रेड ऑफ एंडोमेट्रियल सीए टू द सर्विक्स या फिर ट्यूमर मार्कर्स बिल्कुल हैं डिफरेंट, जो कि शॉर्ट्स के अंदर स्पेशली बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, जो कि पता भी होने चाहिए। बट अगेन एग्जाम के अंदर इतनी लंबी चौड़ी चीजों में नहीं जाना। और डॉक्टर डॉक्टर बीटा HCG का नॉर्मल लेवल क्या होगा? क्योंकि हम वैसे तो जो कराते हैं उसका हमें पता है CA125 जो है वो 35 है, और अल्फा फीटोप्रोटीन जो है लेस देन 15 जो है इंटरनेशनल यूनिट ml है। तो डॉक्टर इसका क्या होगा HCG का? हर 5 लैब का डिफरेंट इंटरनेशनल। होता है, कुछ 5 कहते हैं, कुछ लेस देन 10 कहते हैं। जो लेवल है वही होगा। डॉक्टर आपसे एक किसी ने बात बड़ी पूछनी। अच्छी से वो चैट के ऊपर ना शेयर की हुई है एंडोमेट्रियल थिकनेस, वो भी देख लो, ठीक है बिल्कुल। डॉक्टर इरेगुलर ब्लीडिंग में एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसे रिप्रोडक्टिव मांगेंगे हम एग्जाम में? पोस्ट मीनोपॉजल में भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, स्पेशली पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग वाले पेशेंट में, कि व्हाट इज द नॉर्मल रेंज। जो HRT ले रहा है उसके अंदर नॉर्मल रेंज डिफरेंट होती है, स्पेशली जो सिक्वेंशियल HRT ले रहा है या कंटिन्यूस। फोर डॉक्टर एम एम इरेगुलर में? दो नॉर्मल होती है, अदरवाइज 5 mm और 7 mm है। सिक्वेंशियल वाले में 7 mm है, कंटिन्यूस में 5 mm है। क्या कह रहे हो आप? डॉक्टर इरेगुलर ब्लीडिंग मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हम कैसे मांगेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कहती है ना कि आपको पता है कौन से फेजेस होते हैं और किस फेज में कितनी थिकनेस होती है। मतलब अगर एक पेशेंट इरेगुलरली ब्लीड करे तो हम एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसे इंटरप्रेट करें इसकी? अगर वो देखो वो ब्लीड ही कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर 7 mm इज द नॉर्मल रेंज दैट वी विल टेक, ठीक है ना। फिर आप उसको उसके अर्ली जो प्रोलिफरेटिव फेज है उसी का, बिकॉज उसके अंदर बिकॉज उसको तो ब्लीडिंग हो जाती है ना इरेगुलरली, तो उसका तो सेक्रेटरी या लेट प्रोलिफरेटिव फेज पे तो वो पहुंच ही नहीं रही, वो डॉक्टर वो यही मसला है ब्लीड ना, वो करके तो फॉर्म। हमें पता ही फिर नहीं टेक चल इट रहा एज ना वो 7 कौन से mm, फेज में है। टेक इट एज 7 mm। डॉक्टर अरूबा एक मतलब बात वो एग्जामिनर बताइएगा। कहती है कि आपको पता है कि कौन से फेज में है, ये हमारे तो पास आप आई यही अभी है। जवाब दोगे जैसे मैंने दिया कि इसका भी ब्लीड लास्ट पीरियड इसकी 1 week बैक था, या इसका अभी 10 days बैक था, या अभी इमीडिएटली फारिग हुई है, तो फ्रॉम द लास्ट ब्लीडिंग डेट तो ये तो अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज है।
डॉक्टर अरूबा, ये अगर पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एब्डोमेन ओपन करने में क्या फाइंडिंग हमें नजर आएंगी जिसमें हम कहें कि भाई ये ट्यूबरक्लोसिस है, हमें देना पड़ेगा एंटी अगर तो ट्यूबरक्लोसिस? एब्डोमेन ओपन कर रहे हो या लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हो तो आपको फ्लिम्सी एडिशंस मिलेंगी, एक तरह से फ्रोजन एब्डोमेन मिलता है। अगर आप लेप्रोस्कोपी करो और वेरिस नीडल डालो तो यूर वेरी बहुत डिफिकल्ट होता है टू क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम, बिकॉज इतनी फ्लिम्सी एडिशंस ऑफ मोमेंटम एंड गट विद एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती हैं। और अगर ओपन कर रहे हो तो आपको ओपन करते यू डोंट रियली गेट एनी स्पेस एंड यू गेट टू फाइंड लॉट्स ऑफ एडिशंस इनसाइड, और इतनी फ्लिम्सी और फ्रेजाइल। और ऐसे में अगर आप उन एडिशंस को ब्रेक करना शुरू करो, बिकॉज दे आर सो फ्लिम्सी कि जरा सा हाथ भी लगाओ तो ब्रेक होना शुरू हो जाती है, तो देर इज वेरी हाई चांस कि आप उसकी कोई गट इंजरी कर दो। इवन इफ कोई गट इंजरी ना भी करो और वो आपको नजर ना भी आए, तो लेटर ऑन यू फाइंड आउट दैट यू कैन एंड अप इन मेकिंग फिस्टुलास इन सच पेशेंट। तो ऐसा मरीज अगर आपको मिल जाता है जो कि आपको ओपन करते ही ट्यूबरक्लोसिस और सेकेंडली डेफिनेटली ग्रैनुलोमा, और कई दफा पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस की इतनी स्पेसिफिक फाइंडिंग्स मिल जाती हैं, जैसे कि वो ट्यूब्स की जो कंडीशन होती है गॉल स्टिक लाइक अपीयरेंस और ग्रैनुलोमास के साथ, तो यू कैन इवन टेक ग्रैनुलोमा फॉर द बायोप्सी एएफबी के लिए सेलाइन में। और उसके अलावा ये कि आप एसाइटिक फ्लूइड भी ले सकते हो उसका साइटोलॉजी के लिए, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, जब अगर हम पॉलिप को रिमूव कर रहे होते हैं तो हम थ्रू द लेप्रोस्कोपिकल करेंगे, तो डॉक्टर वहां पे हमें उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी चाहिए यस या पहले ही ले लें? देखो जो होता है ना पॉलिप, अगेन अभी जो हम बात कर रहे थे तो किसी ने बड़ी अच्छी एंडोमेट्रियल थिकनेस भी शेयर की। इन यंग पेशेंट इफ यू गेट एंडोमेट्रियल थिकनेस ऑफ 20 mm, तो उसमें बहुत ज्यादा चांस होता है कि पॉलिप होगा। आप हिस्ट्रोस्कोपिकली अगर उसकी बायोप्सी करो यू एंड अप इन हैविंग अ पॉलिप, तो ऐसी कंडीशंस जो पॉलिप क्रिएट कर रही हैं तो दे कैन आल्सो कॉज एंडोमेट्रियल थिकनेस एज अ होल एज वेल। तो यस, लेप्रोस्कोपिकली तो नहीं, आप हिस्ट्रोस्कोपिकली यहाँ बोलोगे तो हिस्ट्रोस्कोपिकली आप उसका पॉलिप रिमूव करोगे और साथ ही आप उसके बाकी की एंडोमेट्रियल थिकनेस भी ले लोगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी की रेटिंग्स भी ले लोगे। हुआ था मुझे आपका भी लेक्चर जो हुआ था उसमें मुझे ये थोड़ी चीज कंफ्यूज करी थी कि हमने जब उसका लैप्रोस्कोपी किया था, क्योंकि वो उसको एंडोमेट्रियोसिस था और हमने लैप्रोस्कोपी की थी उसकी, और लैप्रोस्कोपी पे जो है आपने कहा था कि पॉलिप अगर आ जाता है तो फिर हम हिस्ट्रोस्कोपी पे कैसे जाएंगे? हम तो लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं क्योंकि उसको सस्पिशियस था एंडोमेट्रियोसिस, और उसका पेन जो है आपने नहीं, कहा था कि पॉलिप रिलीव कैसे नहीं हो देखो रहा, ना, तो पॉलिप तो मे बी। स्कैन पे पता चलेगा ना। जी डॉक्टर। देखो एक पेशेंट जो होता है ना जिसके अंदर हम एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी कर रहे हैं, when we are taking patient for surgery and laparoscopy and you have got the facility of hysteroscopy and laparoscopy, और पेशेंट है सब फर्टिलिटी का, तो there is no harm in doing hysteroscopy in such patient as such, चाहे स्कैन के ऊपर नॉर्मल हो, बिकॉज स्कैन पे कई फाइंडिंग यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस थिंग ना, तो आप उसके अंदर यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद हिस्ट्रोस्कोपी एंड देन डू द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। हाउएवर अगर इफ यू नो दैट द पेशेंट इज हैविंग अ पॉलिप, तो वो तो स्कैन के ऊपर आपको पता चलेगा ना, लेप्रोस्कोपी के ऊपर तो पॉलिप का पता नहीं चलता, या तो वो स्कैन पे या हिस्ट्रोस्कोपी पे पता चलेगा। अगर आपको स्कैन के ऊपर पॉलिप का पता है तो यू एक्चुअली स्टार्ट ऑफ विद हिस्ट्रोस्कोपी एट फर्स्ट एंड देन यू गो फॉर द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग अ सर्जरी इन अ पेशेंट जिसके अंदर आपने स्टार्ट नहीं किया हिस्ट्रोस्कोपी के साथ and you're doing laparoscopic surgery, or laparoscopy के अंदर you end up in having some finding in a uterus, maybe it's an arcuate uterus, or you're suspecting that there's such a broad fundus and you think that she may have a septum and you want to see inside the uterus, तो आप लैप सर्जरी के दौरान भी हिस्ट्रोस्कोपी पे जा सकते हो, आप लेप्रोस्कोपिक एंड करके भी हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हो। वो ये ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लेप्रो स्टार्ट कर दिया तो हिस्ट्रो नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि आपने मायोमेक्टमी की है और उसकी कैविटी ओपन हुई थी और स्टिचिंग की है, तो फिर आप हिस्ट्रो नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली हिस्ट्रो के अंदर जब आप फ्लूइड से डिस्टेंशन करोगे तो फिर बिकॉज स्टिचेस लगे होंगे यूट्रस पे, तो वो नहीं करोगे। बट अदर देन दैट इफ यू डूइंग अ सर्जरी फॉर एंडोमेट्रियोसिस एंड ड्यूरिंग सर्जरी इफ यू डिसाइड दैट यू नीड टू डू हिस्ट्रोस्कोपी फॉर सम रीजन, आप इन बिटवीन भी जा सकते हो हिस्ट्रोस्कोपी पे, आप इन पे भी जा सकते हो। अच्छा डॉक्टर, आपसे सर्वाइकल फाइब्रॉइड का 5 पूछना मिनट्स था रह गए डॉक्टर। लेक्चर के। हाँ जी, सर्वाइकल फाइब्रॉइड का पूछना था डॉक्टर कि मतलब जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है तो कितना बड़ा फाइब्रॉइड हम ट्रांसवाजाइनली रिमूव कर सकते हैं और हम क्या करें मतलब? देखो दो तीन चीजें हैं, एक तो सर्वाइकल फाइब्रॉइड है एंड देन सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है। We have got if you got these obviously just number one option will be resectoscope,
अगर आपके पास रिसेक्टोस्कोप की फैसिलिटी है और सर्वाइकल फाइब्रॉइड है विच इज इनसाइड द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, नॉट बाहर की तरफ नहीं है बट इट्स इनसाइड द सर्वाइकल कैनाल, एंड इफ इट्स मे बी 2 centimeter फाइब्रॉइड, देन यस यू कैन डू इट विजाइनली, एंड और अगर वो इंटरनल ऑस के पास है तो रिसेक्टोस्कोप से, वरना तो आप ग्रॉसली भी विजाइनली रिमूव कर सकते हो. इवन अ लार्जर fibroid which is inside the cervical canal, you can remove it vaginally. However, if it's a larger fibroid inside the uterus and she's having a fibroid with a broad base, अगर तो बेस छोटी है फिर तो आप जाहिर बात है हिस्टोस्कोपिकली आराम से निकाल सकते हो. बट इफ इट हैज गॉट अ ब्रॉड बेस और 2 centimeters या बियॉन्ड है तो फिर आप रिसेक्टोस्कोप इज अ गुड ऑप्शन, बट देन यू एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट शी मे हैव टू गेट दिस प्रोसीजर डन इन टू सिटिंग्स. उसकी वजह यह है कि एक सिटिंग के अंदर हम फ्लूइड ओवरलोड पे एंड अप हो सकते हैं, बट एज अ फाइब्रोइड इज सो लार्ज कि आप उसको एक सिटिंग में कई दफा 50% ही रिमूव करते हो और फिर सेकंड सिटिंग में फ्लूइड ओवरलोड के खतरे से बचने के लिए फिर आप उसको सेकंड सिटिंग में बाकी का रिमूव करते हो 3 months के बाद. बट अगर देन द सेकंड ऑप्शन फॉर हर विल बी टू गेट इट रिमूव्ड एब्डोमिनली कैविटी ओपन करके आप उसका फाइब्रोइड सबम्यूकोजल निकाल सकते हो. एंड एट टाइम्स इफ देयर इज अ सबम्यूकोजल फाइब्रोइड व्हिच इज सो लार्ज, तो कई दफा पेशेंट के मल्टीपल स्मॉल इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड्स और भी होते हैं जो एब्डोमिनली मिल जाते हैं. तो these two options are always there. थैंक यू डॉक्टर. डॉक्टर कभी कभी Welcome. ये पूछते हैं कि आपने अल्ट्रासाउंड एंटीवर्टेड और रिट्रोवर्टेड क्यों पूछा, इसके क्या तुम उसका क्या Yes, करोगी? उससे ये करेंगे कि देखो एक चीज ये होती है कि फिर रिट्रोवर्टेड यूट्रस तो उसके कई दफा डिजन्स भी इंडिकेट हो जाती हैं कि मे बी हैविंग सम डिजन्स उसको रिट्रोवर्ट किया हुआ है. देन अगेन इफ इट्स एन एंटीवर्टेड ऑल दो 20% में रिट्रोवर्टेड होता है, आप यही कहोगे कि इट डजंट रियली कॉज मच ऑफ अ डिफरेंस इन फर्टिलिटी और एनीथिंग, बट एक फाइंडिंग है. अच्छा, कई दफा मेनी टाइम्स आपको पेशेंट एनकाउंटर होता है जिसको बताया गया होता है कि शी इज हैविंग रिट्रोवर्टेड यूट्रस एंड दिस इज द कॉज फॉर इनफर्टिलिटी, तो एटलीस्ट यू नीड टू नो अबाउट द वर्जन ऑफ द यूट्रस ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली काउंसल कर सको. देयर इज नथिंग मच ऑफ अ डिफरेंस अदरवाइज. अच्छा डॉक्टर अरूबा, मुझे ये पूछना था कि सर्वाइकल पॉलिप वगैरह हमें कोई नजर आ जाता है ऑन एग्जामिनेशन एंड इट इज नॉट बॉदरिंग पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तभी भी हम इसको बायोप्सी के लिए कहेंगे, यानी कोई डिस्चार्ज यस, नहीं है? देखो अच्छा. अगर तो कोई ग्रोथ आपको मिल गई है ना, ग्रोथ को बायोप्सी के लिए ले लेना बेहतर है. एक्सेप्ट कि आपको कोई और चीज, जैसे हम कहते हैं कि प्रोलैप्स मिल जाता है पेशेंट को, एनीथिंग विच कैन नॉट बी हैविंग एनी, इफ देयर इज एनीथिंग जिसका कोई चांस नहीं है टू हैव एनी मेलिग्नेंट चेंज, जैसे कि प्रोलैप्स है और वो उसको सिम्टम्स उसको नहीं पता, उसको नहीं कुछ कह रहा, या सिस्टोसील है जो उसको कुछ नहीं कह रही लेकिन एग्जामिनेशन पे है, या रेक्टोसील है जो उसको कुछ नहीं कह रही, तो आपने जरूर उसको कुछ कह कि यू हैव गॉट टू ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज. बट इफ देयर इज एनीथिंग जैसे पॉलिप may have even young age group में चाहे कम ही चांस, लेकिन चांस हो तो सकता है लेटर ऑन malignancy का. तो any growth or anything which can have a chance of conversion into malignancy, yes you need to remove it or take a biopsy at least. but कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल benign है जैसे कि prolapse can never cause malignancy, तो उसको नहीं छेड़ना है. अच्छा डॉक्टर, वो एक दूसरा पर्सन पूछा था, एक पेशेंट देखी थी आपने, शी वाज जस्ट 30 years old, वो थिन लीन पेशेंट थी. पेशेंट आ रहा है वो भी देखो हर एक में वो जरूरी नहीं, आप टीबी की तरफ ले जाओगे ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट वाइवा अदरवाइज. तो आप उसको अगर कोई मैस एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली द रीजन ऑफ द मैस और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं दी हुई और पेशेंट इज नॉट देयर विद ब्लीडिंग, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द एडनेक्सल मैस. बट अगर उसको ब्लीडिंग, वही अगेन जिस तरह मैंने डीडी की लास्ट क्लास ली थी, अगर वो ब्लीडिंग के साथ एंड देयर इज अ मैस जो कि आपको लग रहा है यूट्राइन रीजन क्या, तो यू कैन स्टार्ट विद द फाइब्रॉइड. और अगर हो सकता है सबसिरोजल फाइब्रॉइड हो जो कि ब्लीडिंग के साथ है, बट देन यू थिंक दैट इट्स नॉट एग्जैक्टली राइजिंग फ्रॉम द यूट्रस, थोड़ा साइड पे करके, बट एज इट्स अ ह्यूज मास, तो ये अगर वो सॉफ्ट है या सिस्टिक लाइक है तो ये वो भी हो सकता है, क्या उसे कहते हैं, फाइब्रॉइड भी हो सकता है. तो वो सारा आप डीडी में बना सकते हैं. और डॉक्टर सीटी का क्या मतलब, सीटी हमें कब मांगना चाहिए? जब ट्यूमर मार्कर ज्यादा होंगे. देखो जो मैस होता है ना, जब आपको पीए के ऊपर मैस फील होता है तो नॉट नेसेसरली यू रियली थिंक दैट इट्स सिस्टिक. बड़ा मुश्किल होता है सिस्टिक को अलग करना. पीवी के ऊपर आप फिर भी थोड़ा सॉफ्ट इंकंसिस्टेंसी मिल जाती है, बट एग्जैक्टली सिस्टिक मैस विद डिमार्केशन आपको फील करना एब्डोमेन पे बड़ा मुश्किल होता है. मैस आपको मैस ही मिलता है एक्सेप्ट कि बिल्कुल ही वो फाइब्रोइड हो. तो सिस्टिक पे कमेंट करना नहीं, आप फर्म और सॉफ्ट इंकंसिस्टेंसी कह सकते हो. एग्जैक्टली सिस्टिक मैस पिक कर लेना बड़ा मुश्किल काम है. ठीक है, चलो
इंशाल्लाह फिर हम अच्छा डॉक्टर अरूबा, ये हमें जो आइकॉन्स, ये सारे ट्रायल्स और सीए ओवरी के सारे याद करने होते हैं एग्जाम में? कौन से ट्रायल्स? ये सीए ओवरी के नहीं आइकॉन ट्रायल्स, ये सारे पता नहीं नहीं इतने लंबे लंबे स्टडीज। नहीं नहीं